रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात हम एक बेहद सादगी भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक जोड़ी चप्पल। ये कहानी है उस पिता की जो खुद फटी चप्पल पहनकर अपने बेटे के सपनों के लिए हर साल एक नई उम्मीद खरीदता है, जिसकी चुप्पी में त्याग है और मुस्कान में तपस्या। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, नींद आपको हल्के हल्के छूने लगेगी और दिल को एक गहरा सुकून मिलेगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आपको सुनाने आती है। तो बताइए, आप किस शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस वक्त क्या समय हो रहा है? अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज सुनिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस पगडंडी की ओर जहां एक जोड़ी चप्पल ने पूरे एक जीवन की कहानी बुन दी थी। बारिश की पहली फुहार जब सूखी मिट्टी से टकराई तो खेतों से सौंधी सौंधी खुशबू उठी। रामू किसान ने आसमान की ओर देखा। आंखों में नमी थी पर मुंह पर मुस्कान। ये नमी आसमान से उतरी थी या उसके भीतर से, ये कहना मुश्किल था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, बस फटे पुराने रबर के टुकड़े थे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था। हर साल बरसात आती और हर साल रामू की चप्पल टूट जाती, पर इस बार बात कुछ और थी। बेटा 10वीं में आ गया था और शहर के स्कूल में पढ़ना चाहता था। बीवी सरस्वती खाना बना रही थी, मक्के की रोटी और नमक की चटनी। बोल पड़ी, कुछ बचा नहीं घर में, कल हाट जाना पड़ेगा। रामू ने चुपचाप सिर हिलाया, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके पास बस 300 रुपए बचे थे। या तो बेटे के स्कूल की किताबें आती या फिर वह खुद को एक नई चप्पल दिला पाता। और फिर जैसे हर साल होता था, उसने बेटे की कॉपियों का हिसाब लगाया और अपनी चप्पल को फिर से एक रस्सी से बांध दिया। रात को उसने लालटेन के नीचे बैठकर बेटे का स्कूल फॉर्म भरा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो लिख तो रहा था बेटे का नाम, पर हर अक्षर के साथ उसकी अपनी जरूरतें मिटती जा रही थीं। पास ही दरवाजे के पास रखी फटी हुई चप्पल पड़ी थी, मानो वो भी देख रही थी अपने मालिक की मजबूरी। रात को जब सब सो गए, रामू खाट पर लेटा मिट्टी की दीवारों को देखता रहा। उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता ने उसे पहली चप्पल दिलाई थी, वो भी तब जब उन्होंने अपनी बीड़ी छोड़ दी थी 1 महीने के लिए। पर रामू ने तय कर लिया था, बेटे को पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सपने में वो खेतों में भाग रहा था। पांव में नई चप्पलें थीं, पर पीछे कोई कह रहा था, रामू, ये तेरी नहीं, तेरे बेटे की है। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे पूरब से झांक रहा था। गांव के कच्चे रास्ते पर धूल अब गीली हो चली थी। रात की बारिश का असर हर तरफ था। रामू खेत की ओर निकल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, सिर पर गमछा और पांवों में वही टूटी चप्पलें। हर कदम पर कीचड़ चिपकता और चप्पल कभी निकल जाती, कभी पलट जाती। पर रामू के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसे आदत थी, जैसे एक पुराने गीत की लय जिसे बार बार गुनगुनाने से दुख कम लगने लगे। रास्ते में गांव के छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। टिफिन के डब्बे, बस्ते और चमचमाते जूते। रामू उन्हें देखकर मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों के सामने अपना बचपन तैरने लगा। कुछ दशक पहले रामू भी कभी बच्चा था। नंगे पांव, बेतरतीब बाल और आंखों में हौसला। उसका स्कूल गांव के पीपल के नीचे लगता था। टीचर मास्टर जी के पास एक टूटी कुर्सी और एक छड़ी थी और बहुत सारा गुस्सा। रामू को पढ़ने का शौक था, लेकिन पांव में कभी चप्पल नहीं रही। बरसात में पांव कीचड़ से भर जाते, गर्मियों में जमीन तवे जैसी जलती, पर वह कभी रुका नहीं। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, रामू, तू हर दिन नंगे पांव क्यों आता है? रामू ने सिर झुका लिया, फिर बोला, चप्पल है नहीं। बाबूजी कहते हैं अभी खेत में बीज डालने को पैसे नहीं हैं, चप्पल बाद में। मास्टर जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, चप्पल तो बाद में भी आ जाएगी, पर पढ़ाई छूट गई तो फिर कभी नहीं आएगी।
उसी शाम को रामू खेत पर गया और अपने पिताजी से पूछा, बाबूजी, आप मुझे चप्पल कब दिलवाओगे? बाबूजी ने हल चलाते हुए सिर उठाया, पसीना पोंछा और कहा, जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, तब अपने बेटे को रोज नई चप्पल दिलवाना। मैं तो तुझे बस रास्ता दिखा सकता हूं। रामू को वो बात अंदर तक छू गई थी। उस दिन उसने तय किया था, चाहे पांव में कांटे चुभें या धूप जले, वह चलेगा, रुकेगा नहीं। वर्तमान में लौटते हैं। खेत में पहुंचकर रामू ने फावड़ा मिट्टी में उतारा। पानी भरा हुआ था, खेत की मिट्टी भुरभुरी हो गई थी। बुआई का समय आ चुका था, पर रामू के पांव फिर कीचड़ में धंस गए। उसने चप्पल को निकालने की कोशिश की, पर वह रस्सी से पूरी तरह उधड़ चुकी थी। वह एक तरफ बैठ गया, फावड़े को जमीन में गाड़कर थम लिया और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही खेत था जिसमें उसने अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया था। आज वो पिता नहीं थे, पर उन्हीं के अधूरे सपनों को रामू अपने बेटे में पूरा होते देखना चाहता था। रामू के मन में विचार आया, क्या वो शहर जाकर किसी दुकान से काम कर सकता है? क्या खेत बेचकर बेटे को पढ़ा सकता है? पर तभी उसे अपने बाप का चेहरा याद आया, मिट्टी से सना पर गर्व से भरा। रामू उठ खड़ा हुआ। उसने टूटी चप्पल को निकाल फेंका और नंगे पांव खेत में उतर गया। मिट्टी ही मेरी चप्पल है, वह बुदबुदाया, और ये जमीन ही मेरी अस्मिता। शाम को घर लौटते समय रास्ते में फिर से वही बच्चे दिखे जिनके पांवों में सजे थे ब्रांडेड जूते। उनके मुंह से निकला, रामू काका, आपकी चप्पल फिर टूट गई। रामू मुस्कुराया, हां बेटा, चप्पल टूट गई, पर हिम्मत नहीं। बच्चे हंसते हुए आगे बढ़ गए, पर रामू का उत्तर उनके कानों में देर तक गूंजता रहा। घर पहुंचते ही बेटे ने कहा, अब्बा, आपकी चप्पल कहां है? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, उसे आराम दे दिया, अब कुछ दिन पांव को काम करना है। बेटा चुप हो गया। उसने पहली बार अपने पिता के पांवों की दरारें देखीं। वो दरारें मिट्टी की नहीं थीं, वो त्याग, संघर्ष और प्रेम से बनी थीं। गांव में मेला लगने वाला था। हर साल की तरह सावन के तीसरे सोमवार को मंदिर के पास वाला मैदान रंग बिरंगे झूलों, खिलौनों, मिठाइयों और दुकानों से भर जाता था। बच्चों में उत्साह था, युवाओं में उमंग और बुजुर्गों में पुरानी यादों की महक। रामू के घर में भी हलचल थी। बेटा, रवि ने अपने दोस्तों से पहले ही तय कर लिया था कि वे सभी एक साथ मेले में जाएंगे। सरस्वती, रामू की पत्नी, मिट्टी के चूल्हे पर पूरियां तल रही थी। रवि दौड़ता हुआ अंदर आया। अम्मा, मेरे दोस्त कह रहे हैं सब नए कपड़े पहनकर आएंगे। मेरी कमीज तो छोटी हो गई है। सरस्वती ने एक पल को झिझक कर रामू की ओर देखा। रामू खेत से लौटा ही था, पसीने से भीगा हुआ, हाथों में फावड़ा और चेहरे पर थकान। रवि ने सीधे पिता से कहा, अब्बा, इस बार मेला घूमने चलेंगे ना? और क्या मेरे लिए एक नई चप्पल मिल सकती है? रामू ने कुछ नहीं कहा। उसने फावड़ा कोने में टिकाया और एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखें बेटे की आंखों में झांक रही थीं, जिनमें सिर्फ एक मासूम ख्वाहिश थी। रात का दृश्य खाना हो चुका था। सरस्वती ने धीरे से कहा, रवि बड़ा हो रहा है, अब उसके मन की बातों को समझना जरूरी है। रामू ने दीवार पर टंगी पोटली से 50-50 के 3 नोट निकाले, कुल 150 रुपए। उसमें से 100 रुपए बेटे की स्कूल फीस के लिए रखे गए थे। बचे 50 रुपए में क्या आता है? एक छोटी सी चप्पल, वो भी शायद मेला देखकर लौटते वक्त टूट जाए। रामू ने गहरी सांस ली और सोने चला गया, लेकिन आंखें बंद नहीं हुईं। उसे याद आया, जब वह रवि की उम्र का था, तब उसे भी मेले में जाने का बहुत मन होता था, लेकिन उसके पिता कहते, चप्पल पहनकर मेला घूमोगे तो खेत के रास्ते कीचड़ कौन सहेगा? रामू वो मेला कभी नहीं देख पाया, पर आज उसका बेटा देखेगा, ये उसने तय कर लिया। अगली सुबह रामू सबसे पहले उठा। गांव की गलियों से होते हुए
वह उस पुराने मोची की दुकान पर पहुंचा जो हाट के कोने में बैठा करता था। मास्टर रामू, मोची ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तड़के कैसे आना हुआ? रामू ने जेब से नोट निकालकर कहा, बच्चे के लिए चप्पल चाहिए, बढ़िया नहीं पर चले इतनी कि मेला घूमा जा सके। मोची ने एक जोड़ी दिखाई, हल्की सी पर मजबूत। ये ठीक है। रामू ने चप्पल हाथ में लेकर उसकी सिलाई देखी, फिर पैसे थमा दिए। मोची ने पूछा, अपने लिए कुछ नहीं? रामू ने सिर हिलाया, मेरी चप्पल तो खेत से ही सिल जाती है अब। मेला का दिन रवि ने नई चप्पल पहनकर जैसे ही कदम उठाया उसका चेहरा खिल उठा। अब्बा चलो ना। उसने रामू का हाथ पकड़ लिया। रामू मुस्कुराया, तू जा बेटा, मैं बाद में मिलूंगा। रवि अपने दोस्तों के साथ चला गया। सरस्वती ने पूछा, तुम क्यों नहीं जा रहे? रामू ने कहा, थोड़ी मिट्टी देखने खेत जाना है। लेकिन वो खेत नहीं गया। वह उसी मैदान के एक कोने में खड़ा रहा जहां से उसका बेटा दिख सके, झूलों पर हंसता हुआ, गुब्बारे खरीदता, गोलगप्पे खाते हुए। रामू की आंखों में नमी थी। उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया, पर उसे सब मिल गया था। रात को वापसी रवि लौट कर आया, थका हुआ, पर आंखों में चमक थी। अब्बा बहुत मजा आया, देखो ये खिलौना और ये बांसुरी। रामू मुस्कुराया, अब्बा अगली बार आप भी चलना, आप भी झूला झूलना। रामू ने उसका सिर सहलाया, तेरे साथ चलूंगा, अगली बार चप्पल मेरी होगी। रवि कुछ नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर समझदारी का एक नया रंग था। उस रात जब सब सो गए, रामू खाट पर बैठा हुआ था। उसके पांवों में कोई चप्पल नहीं थी, लेकिन मन में संतोष था। कभी कभी एक पिता अपनी जरूरतें छोड़ देता है ताकि उसका बेटा जीवन की दौड़ में बिना रुके चल सके। और रामू जानता था, उसने फिर से एक सपना बोया है जो समय के साथ फलेगा। बरसात के बाद खेतों में हरियाली लौट आई थी, लेकिन रामू के चेहरे पर वही पुरानी थकान थी। जैसे बारिश मिट्टी को तो धो सकती है, पर किसान की चिंता नहीं। गांव में चर्चा थी, रामू की बड़ी बेटी गीता अब ब्याहने लायक हो गई है। गठीली कदकाठी, सीधी सादी लड़की जिसने घर के सारे काम मां से पहले सीख लिए थे। सरस्वती को चिंता थी। वो हर सुबह रामू से कहती, अब गीता के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, उम्र बढ़ रही है। रामू बस सिर हिला देता। उसे पता था, सोचना सबसे आसान है और कर पाना सबसे कठिन। शादी का प्रस्ताव एक दिन सरपंच का भतीजा रामू के खेत पर आया। रामू काका, एक रिश्ता है, लड़का ठीक है, पढ़ा लिखा भी है, ट्रैक्टर चलाता है, खेत संभालता है। रामू ने पूछा, कुछ मांग पट्टी? बस हल्का फुल्का 50,000 नकद, एक साइकिल और बेटी को 5 साड़ियां देनी होंगी। रामू चुप रह गया। उसने सिर नीचे कर लिया और मिट्टी को देखा, जैसे उससे पूछ रहा हो, क्या तू फिर मेरी मदद करेगी? घर का हिसाब रात को रामू ने संदूक खोला। एक पुराना लोहा का संदूक जिसमें उसकी हर उम्मीद बंद थी। कागज के नीचे छुपा कर रखे कुछ नोट, 2,000 रुपए, एक टूटी घड़ी और सरस्वती की शादी में मिले चांदी के 2 पुराने कड़े। बेटी की शादी है, सरस्वती ने कहा। इन कड़ों को अब कौन देखेगा, बेच दीजिए। रामू ने मुंह मोड़ लिया, नहीं, ये तुम्हारी आखिरी चीजें हैं। पर वो जानता था, अगर वो आज अपने आप से एक कुर्बानी नहीं देगा तो कल बेटी की आंखों में आंसू होंगे। कर्ज की ओर कदम अगले दिन रामू बैंक नहीं गया। उसने गांव के सूदखोर महाजन के दरवाजे पर दस्तक दी। रामू, तुम यहां? महाजन ने व्यंग्य से देखा। बिटिया की शादी है, रामू ने कहा। 30,000 चाहिए, ब्याज जैसा कहो। महाजन ने मुस्कुराकर कहा, ब्याज 5% महीने का, खेत की गिरवी पर दस्तखत करने होंगे। रामू ने एक पल को सोचा, खेती उसकी जान थी, पर बेटी की शादी उसके आत्मसम्मान का सवाल थी। उसने दस्तखत कर दिए। महाजन ने नोट गिने और कहा, ये लो चप्पल वाले किसान, अब ब्याह कर लो बेटिया का। रामू के कानों में ये शब्द चुभे, चप्पल वाला किसान।
जैसे उसकी गरीबी पर मुहर लगा दी गई हो। शादी की तैयारी धीरे धीरे आंगन सजने लगा। गीता के लिए साड़ियां आईं, साइकिल खरीदी गई, पंडित ने तारीख निकाली और न्योते बंटने लगे। गांव की औरतें गीत गा रही थीं। सरस्वती की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी कि यह शादी सिर्फ एक बेटी का विदा नहीं, बल्कि उसके पति के आत्मसम्मान का भी बलिदान है। रामू खेत नहीं जा रहा था। उसका पूरा दिन रिश्तेदारों, खरीदारी और इंतजाम में कट रहा था, लेकिन उसके पांव वहीं थे, बिना चप्पल, मिट्टी से सने हुए। शादी का दिन मंडप सजा था। लड़के वाले आए, सब ठीक ठाक था। संगीत, हंसी और हल्का सा डर। गीता ने झुककर पिता के पांव छुए। रामू ने उसे गले लगाया और फुसफुसाया, बेटी, तू जहां जा रही है वहां मेरी इज्जत भी साथ ले जा रही है, संभाल कर रखना। शादी संपन्न हुई। सब चले गए। रामू चुपचाप मंडप के एक कोने में बैठ गया, जहां उसका फटा हुआ चप्पल कीचड़ में दबा पड़ा था। कर्ज का एहसास अगले दिन महाजन आया। ब्याज शुरू हो गया है रामू। रामू ने सिर झुका लिया। खेत पर जाना फिर से शुरू हुआ। उसने ठेले पर भी काम करना शुरू कर दिया। रात को मजदूरी, दिन में खेती। सरस्वती ने कहा, इतनी मेहनत मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। रामू ने कहा, जब तक ये कर्ज उतर नहीं जाता तब तक मेरी चप्पल पहनने की भी हैसियत नहीं। रामू जानता था कि उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट गई है। एक जो गीता के साथ विदा हो गई, और दूसरी जो बेटे के भविष्य और खेत के कर्ज में उलझी रह गई। लेकिन उसने एक वादा किया था कि वो अपने बेटे के पांवों में कभी फटा हुआ चप्पल नहीं आने देगा। और अपने लिए शायद एक दिन। सुबह की पहली घंटी स्कूल के गेट पर बज रही थी। बच्चे लाइन में लगकर अंदर जा रहे थे। कुछ यूनिफॉर्म में, कुछ आधे बटन बंद किए हुए, और कुछ के चेहरे पर पहली बार स्कूल जाने की झिझक। रवि भी उसी लाइन में था। पैरों में नई नहीं, लेकिन मां द्वारा रगड़ रगड़ कर धोई गई चप्पल, कंधे पर पुराना बैग और आंखों में शहर के स्कूल का पहला सपना। रामू उसे स्कूल तक छोड़ने आया था, दूर से खड़ा, दीवार की आड़ में, क्योंकि रवि ने कहा था, अब्बा आप भीतर मत आना, यहां सबके पिता अच्छे कपड़े पहनते हैं। रामू मुस्कुराया था। बिना कुछ कहे लौट गया, लेकिन उसके कंधों पर उस पल चप्पल से ज्यादा भारी एक बात रखी थी, अपने ही बेटे की नजरों में छोटा पड़ने का डर। शहर का स्कूल, गांव का लड़का, कक्षा में सब कुछ अलग था। फर्नीचर लकड़ी का नहीं, लोहे का था। ब्लैक बोर्ड बड़ा था और टीचर अंग्रेजी में बोलते थे। रवि को सब कुछ नया लगा। पास बैठा लड़का बोला, तू कहां से आया? बगल वाले गांव से। कपड़े तेरा यूनिफॉर्म नहीं लग रहा। रवि चुप हो गया। तेरी चप्पल देख, मेरे घर में ऐसा पोछा लगाते हैं। कक्षा में कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई। रवि ने पांव मोड़ लिए, जैसे मिट्टी में वापस छिप जाना चाहता हो। रामू की बेचैनी उधर। रामू खेत में था, लेकिन ध्यान बार बार शहर की सड़क और स्कूल की खिड़की पर चला जाता। क्या रवि ठीक से पहुंच गया? क्या उसे सीट मिली? क्या कोई उसके फटे बैग या चप्पल को लेकर कुछ कहेगा? शाम को रवि लौटा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें बुझी बुझी। कैसा रहा स्कूल? रामू ने पूछा। ठीक, रवि ने संक्षिप्त जवाब दिया और अंदर चला गया। रामू समझ गया, किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपने फटे चप्पलों को देखा, जैसे उन पर सारा दोष डाल दिया गया हो। सरस्वती की चिंता। रात को सरस्वती ने धीरे से कहा, कुछ करना पड़ेगा। शहर के बच्चे अलग तरह के होते हैं। रवि को शर्म आ रही है अपनी हालत पर। रामू ने सिर झुका लिया। उसने अब तक बेटे की पढ़ाई के लिए खुद की चप्पल, गर्मी की बनियान और त्योहार की मिठाई तक छोड़ दी थी। अब क्या करें? सरस्वती ने पूछा। एक नई यूनिफॉर्म, एक नया बैग और जूते चाहिए होंगे, रामू बोला। पैसे? सोच रहा हूं, एक बकरी बेच दूं। बकरी का अर्थ वो बकरी रामू के पास 4 साल से थी। गीता की विदाई पर आई थी और घर की एक तरह की सदस्य बन चुकी थी।
लेकिन अब बेटे के आत्मसम्मान की कीमत उसे चुकानी थी। अगले दिन रामू हाट ले गया, बकरी को गले से बांधा, पीठ थपथपाई और फुसफुसाया, तू चली जाएगी तो मेरा बेटा थोड़ा ऊंचा खड़ा हो सकेगा। बकरी की आंखें मासूम थीं, जैसे कुछ समझ रही हो। रामू को ठीक दाम नहीं मिला, पर जो भी मिला लेकर सीधे बाजार पहुंचा। खरीदारी दुकानदार ने पूछा, कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए? रामू ने कागज से स्कूल का नाम दिखाया, फिर बैग, जूते और मोजे लिए। जाते जाते दुकानदार बोला, अपने लिए कुछ लेंगे? रामू मुस्कुराया, नहीं, मेरे लिए तो खेत की मिट्टी ही काफी है। अगली सुबह जब रवि उठा तो बिस्तर के पास एक थैला रखा था। उसमें यूनिफॉर्म, नया बैग और जूते थे। अब्बा, ये सब? रामू ने सिर पर हाथ फेरा। अब तू किसी से पीछे नहीं रहेगा बेटा, मेरी इज्जत अब तेरे कपड़ों से दिखेगी। रवि की आंखें भर आईं। पर आपने कैसे? एक बकरी गई, पर तू तो अब दौड़ेगा। रवि चुपचाप पांव में जूते पहनने लगा, पर उसका मन अब्बा की चप्पल पर अटक गया, जो कीचड़ में सनी हुई दरवाजे के कोने में पड़ी थी। रवि स्कूल गया, इस बार आत्मविश्वास के साथ। कक्षा में कुछ नए दोस्त बने और कोई उसकी चप्पल पर हंसा नहीं। लेकिन उस दिन पहली बार रवि ने समझा कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, अपने पिता की चुप कुर्बानियों से मिलती है। रवि अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। शहर के स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसके हाव भाव बदलने लगे थे। वो अब शब्द कम और सोच ज्यादा करता था। हर शनिवार जब वह घर लौटता तो सबसे पहले दरवाजे के पास पड़ी अब्बा की वही पुरानी रस्सियों से बांधी चप्पल उसे देखती। धूप में पड़ी चप्पल के कोने तक घिस चुके थे और तलवों में अब कोई पकड़ नहीं बची थी। एक दिन जब वह अंदर आया तो देखा रामू खेत से लौटकर चप्पल एक तरफ फेंक गमछा निचोड़ रहा था। रवि चुपचाप उनके पास गया। अब्बा, आपको नई चप्पल दिलानी है, चलिए बाजार चलते हैं। रामू की चुप्पी। रामू ने हाथ का गमछा बंधा और रवि की ओर देखा। तू शहर में पढ़ाई कर रहा है, तेरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, मेरे लिए क्या जरूरत? रवि बोला, जरूरत नहीं है अब्बा, हक है। अब आपकी जरूरत मेरी जिम्मेदारी बन गई है। रामू कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुका लिया, फिर धीरे से मुस्कुराया। चप्पल से ज्यादा मुझे तेरी ये सोच प्यारी लग रही है। सरस्वती की नजरें अंदर। रसोई में सरस्वती ने यह संवाद सुना। वो बाहर आई, हाथ में आटा सना हुआ था। उसने रवि को देखा। उसके बेटे में अब वही किसान बोल रहा था जो कभी फटे चप्पल पहनकर सपना बोता था। अब्बा जिद्दी हैं, उसने कहा, पर अगर तू ज्यादा जिद करेगा तो मान ही जाएंगे। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उन्हें अब बाजार घसीट कर ले जाऊंगा। बाजार की तैयारी। अगली सुबह रवि ने अपनी पुरानी बचत निकाली। पढ़ाई के लिए मिले स्कॉलरशिप के पैसे में से कुछ बचा कर रखे थे। उसने दोपहर को खेत में जाकर अब्बा से कहा, अब और बहाने नहीं चलेंगे, आज आपको नई चप्पल पहननी है। रामू ने देखा, बेटे की आंखों में वो कठोर आग्रह था जो एक पिता सालों से अपने भीतर दबाता आया था। ठीक है, रामू बोला, पर एक शर्त पर। मेरे लिए सबसे सस्ती वाली लेंगे, आपके लिए सबसे मजबूत वाली लेंगे, रवि ने कहा। बाजार की दुकान। दोनों पिता पुत्र बाजार की वही दुकान पर पहुंचे जहां कभी रामू रवि के लिए चप्पल खरीदने आया था। दुकानदार ने रामू को देखा। अरे रामू काका, आज खुद के लिए कुछ? रवि बोला, हां, अब्बा की सेवा की असली कीमत तो हम कभी चुका नहीं सकते, पर आज उनके पैरों को थोड़ा आराम दे सकें, बस यही कोशिश है। दुकानदार ने एक मजबूत जोड़ी चप्पल निकाल कर दी। रामू ने पहली बार चप्पल को हाथ में लिया। उसका वजन बहुत हल्का था, पर भावनाओं का बोझ भारी। उसने पैर में डाला। चप्पल एकदम फिट थी। रवि ने कहा, अब्बा कैसी लग रही है? रामू की आंखों में हल्की नमी थी। ऐसी लग रही है जैसे अब पांव नहीं, सपना चल रहा हो। घर की वापसी। जब वे घर लौटे
तो पहली बार रामू का पांव आत्मसम्मान से भरा हुआ था। गांव के मोड़ पर रामू ने देखा, कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा बोला, रामू काका, आज तो आप हीरो लग रहे हो। रामू हंस पड़ा। सरस्वती ने दरवाजे से देखा। उसका पति पहली बार बिना झिझक मुस्कुरा रहा था। रात का संवाद। रात को खाना खाते समय रवि बोला, अब्बा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, पर सबसे बड़ा सबक यह सीखा कि चुप रहकर सब सह लेना कोई कमजोरी नहीं होती, वो ताकत होती है। रामू ने बेटे की पीठ थपथपाई। और मैंने सीखा कि जब बेटा अपने बाप की चप्पल की तरफ देखे तो समझो उसने दुनिया की असली कीमत जान ली है। उस रात चप्पल दरवाजे के पास नहीं, आंगन के ठीक बीच में रखी थी, नई, चमकदार और मजबूत। और उसके साथ बैठा किसान, जिसने नंगे पांव रहकर अपने बेटे के लिए पूरी जमीन नाप दी थी। अब उसका बेटा उसके पांव के नीचे धरती की तरह था, संभालने वाला, थामने वाला। गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। डाकिये ने आकर रामू को एक लिफाफा दिया, सरकारी मुहर वाला मोटा लिफाफा। रामू ने चश्मा पोंछा, धीरे से खोलकर पढ़ा, सम्मान समारोह हेतु आमंत्रण, स्थान जिला पंचायत भवन, कारण आदर्श पिता सम्मान, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए किया गया व्यक्तिगत योगदान। रामू ने कुछ पल तक कागज को देखा, जैसे उसे समझने में समय लग रहा हो कि यह सम्मान उसके लिए है, एक चप्पल वाले किसान के लिए। गांव में चर्चा जब यह खबर फैली तो गांव में गूंज उठी, रामू काका को सम्मान मिल रहा है। कहते हैं बेटे को पढ़ाने के लिए सब कुछ बेच दिया, एक जोड़ी चप्पल तक नहीं खरीदी सालों तक। कुछ गर्व से बोले, कुछ जलन से, पर रामू चुप था। उसकी खामोशी अब उसका आभूषण बन गई थी। रवि की उलझन। रवि ने पत्र पढ़ा और उत्साहित हो गया, अब्बा, यह बहुत बड़ा सम्मान है, आपको मंच पर बुलाया जाएगा, भाषण देना होगा और आप एक नए कुर्ता पायजामा में शानदार लगेंगे। रामू धीरे से बोला, कपड़े तो ठीक है बेटा, पर चप्पल कौन सी पहनूं? रवि हंस पड़ा, नई वाली। रामू ने सिर हिलाया, नहीं, मंच पर ले जाऊंगा वो जो सालों तक मेरे पांवों से बंधी रही, वो जो फटी सही, लेकिन मेरा आत्मसम्मान कभी नहीं फटा उसमें। तैयारी। रामू ने पहली बार दर्पण के सामने खड़ा होकर कपड़े पहने। सरस्वती ने कोने से झांक कर देखा। उसका पति किसी नेता से कम नहीं लग रहा था, पर दरवाजे के पास रखी पुरानी चप्पलें जो अब रिटायर हो चुकी थीं, रामू ने उन्हें झाड़ा, धोया और एक थैले में रखा। रवि बोला, अब्बा, मंच पर ये क्यों? रामू बोला, कभी कभी सम्मान कपड़े से नहीं, उस रास्ते से झलकता है जिस पर तुम नंगे पांव चले हो। सम्मान समारोह जिला पंचायत भवन में भीड़ थी। कई अधिकारी, पत्रकार, समाज सेवी। रामू का नाम पुकारा गया। श्री राम प्रसाद, जिनकी चप्पलें घिसती गईं, पर बेटे का भविष्य चमकता गया। तालियां गूंज उठीं। रामू मंच पर पहुंचा। हाथ में वो थैला था जिसमें उसकी पुरानी चप्पलें थीं। भाषण के लिए माइक सामने रखा गया। रामू का भाषण सीधा दिल से। मित्रों, मुझसे पहले भी कई लोगों को सम्मान मिला होगा, पर शायद किसी को ऐसी चप्पल ने मंच तक पहुंचाया होगा। थैला खोलकर फटी चप्पल बाहर निकाली। ये देखिए, ये मेरी कहानी है। इनमें चलकर मैंने खेत जुताए, बेटी की शादी की और बेटे को स्कूल भेजा। जब ये फटती थीं, मैं सोचता था, ठीक है, बशर्ते बेटे का भविष्य न फटे। मेरे पास पैसा नहीं था, पर सपना था। मैं जानता था कि मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी चप्पल है, पर उस जोड़ी में भी मैंने बेटे के लिए 2 रास्ते बनाए। आज मैं कह सकता हूं, गरीब हूं, पर हारा नहीं, क्योंकि मेरी मेहनत की यह चप्पल आज मेरे बेटे को इस समाज में ऊंचा खड़ा कर रही है। धन्यवाद। तालियों की गूंज। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ खड़े होकर सलाम कर रहे थे। रामू ने थैला फिर से उठाया, पर इस बार वो भारी नहीं था, वो अब सम्मान से भरा हुआ था।
अखबार की हेडलाइन अगले दिन के अखबारों में था, रामू किसान की फटी चप्पल बनी प्रेरणा, आदर्श पिता सम्मान से नवाजा गया। रामू ने रवि को अखबार दिखाया। रवि ने कहा, अब्बा, आपने मेरी जिंदगी नहीं बदली, आपने तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। उस दिन पहली बार गांव की गलियों में रामू बिना झिझक चला। लोगों ने उसे नायक की तरह देखा, वो नायक जिसने कोई तलवार नहीं चलाई, बस चप्पल पहने पहने इतिहास रच दिया। समारोह के बाद कुछ दिनों तक रामू चर्चा में रहा। गांव का वह किसान जो कभी चुपचाप खेतों में झुककर काम करता था, अब अखबारों में छप चुका था। रवि के स्कूल में भी टीचरों ने उसे सराहा। तुम्हारे अब्बा तो मिसाल हैं बेटा। रवि मुस्कुरा देता, पर भीतर से कहीं एक बात चुभती। क्या इतने सालों तक उनके जैसे लाखों किसान सम्मान के लायक नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास चप्पल नहीं थी? सरकारी योजना की चिट्ठी कुछ दिन बाद एक और चिट्ठी आई, इस बार तहसील से। आपको राज्य सरकार की किसान आदर्श योजना के तहत 825,000 की अनुदान राशि दी जा रही है। कृपया तहसील कार्यालय में आकर आवश्यक दस्तावेज व हस्ताक्षर पूर्ण करें। रामू को यह देखकर आश्चर्य हुआ। इतने पैसे, वो भी मुफ्त में? सरस्वती ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। रवि ने कहा, अब्बा, इन पैसों से आप अपनी जमीन में बोरवेल करवा सकते हैं। रामू ने सिर हिलाया। हां, अब खेत को भी पानी मिलना चाहिए, जैसे हमें सम्मान मिला। तहसील कार्यालय का दिन रामू साफ कपड़े पहनकर तहसील पहुंचा। भीड़ थी, कुछ अधिकारी कुर्सी पर थे, कुछ फाइलें उलट पलट रहे थे। रामू ने पर्ची दिखाई। क्लर्क ने कहा, ठीक है, लाइन में बैठिए, बुलाएंगे। रामू चुपचाप बैठ गया। घंटे बीते, धूप सरकती रही। अंततः उसे एक छोटे से कमरे में बुलाया गया। सम्मान या शर्त? भीतर कुर्सी पर बैठा एक अफसर था, चश्मा लगाए, मोबाइल पर बात करता हुआ। रामू ने प्रणाम किया। सर, मैं रामप्रसाद, अनुदान के लिए। अफसर ने बिना देखे कहा, हां, नाम सुना है, किसान है ना आप? तो ये फॉर्म पर अंगूठा लगाइए। रामू ने फॉर्म देखा, 2 पन्ने भरे हुए थे। उसने पूछा, सर, पढ़ लूं पहले? अफसर ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, इतना पढ़ोगे तो खेती कब करोगे रामू जी? सरकार ने दे दिया, लो चुपचाप। यहां हर किसान यही करता है। रामू चुप रहा। उसने पेन उठाया, पर फिर पूछा, इसमें लिखा है कि पैसा उधार की तरह लिया जा रहा है। अफसर झल्लाया, अरे भाई, ये तो सिर्फ सरकारी भाषा है, कोई कर्जा नहीं है, बस औपचारिकता है। तुम जैसे लोगों को हम मुफ्त में इतना दे ही रहे हैं, बहुत है। रामू के मन में कुछ टूटने लगा। फिर पूछा, अगर मैं हस्ताक्षर न करूं तो? अफसर हंस पड़ा, तो मत कीजिए, तब आप एक ऐसे किसान कहलाएंगे जो सरकार के भरोसे लायक भी नहीं। मौन विद्रोह। रामू ने चुपचाप फॉर्म को देखा, फिर पेन नीचे रखा। सर, आप कहते हैं कि मैं चप्पल पहनने लायक नहीं था, तो अब कागज पढ़ने लायक भी नहीं हूं? माफ कीजिए, पैसा बाद में, पर आत्मसम्मान अभी चाहिए। और वो उठकर बाहर चला गया। गांव वापसी रवि दौड़ता हुआ आया। अब्बा, पैसे मिले? रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं। कागज पर मेरी इज्जत गिरवी रखनी थी, मैंने इनकार कर दिया। सरस्वती सुनकर चुप हो गई। रवि कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, आप सही कर रहे हैं अब्बा। ये खेत बिना अनुदान के भी हर साल उगते हैं, लेकिन अगर आत्मसम्मान ही मर जाए तो रोटी भी कड़वी लगती है। कुछ दिन बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। रामप्रसाद, जिन्होंने सरकारी अनुदान लेने से इनकार किया, बोले, मुझे चप्पल चाहिए, आत्मा नहीं बेचनी। गांव में लोग यह पढ़कर बोले, रामू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, सच कहने की हिम्मत है उसमें। रामू फिर से अपने खेत पर था, नंगे पांव नहीं, नई चप्पल में, लेकिन वही पुरानी मिट्टी के बीच। कभी कभी कीमत पैसों की नहीं होती, सम्मान की होती है। और रामू जानता था,
अगर एक पिता अपने बेटे को आत्मसम्मान नहीं दे सका तो उसने उसे कुछ नहीं दिया। चप्पल पहनना जरूरी है, पर सिर झुकाकर नहीं। सालों की मेहनत के बाद रवि की पढ़ाई अब अंतिम मोड़ पर थी। कॉलेज में प्लेसमेंट का दौर शुरू हो चुका था। हर छात्र की तरह रवि भी बेचैन था, पर उसका बोझ बाकी छात्रों से अलग था। बाकी के लिए नौकरी एक विकल्प थी, रवि के लिए वो पिता की मेहनत का उत्तर था। परीक्षा के दिन इंटरव्यू से एक दिन पहले रवि ने पिता के फटे थैले में रखी अपनी फाइल निकाली। आज वो फाइल भी नई लग रही थी, क्योंकि उस पर रामू के पसीने की गंध थी और मां के हाथों की सिलवटें। रामू ने कहा, बेटा तुझे डर लग रहा है? रवि मुस्कुराया, हां अब्बा, पर उतना नहीं जितना आपको उस दिन लगा होगा जब आपने मेरी स्कूल फीस देने के लिए बकरी बेची थी। रामू चुप रह गया। उसके कंधे पर जैसे कोई अदृश्य हाथ रखकर कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है। नौकरी का समाचार 3 दिन बाद शाम को रवि दौड़ता हुआ घर आया। अब्बा, लग गया, नौकरी लग गई मेरी। रामू खाट पर बैठा था। उसने एक पल को आंखें बंद की, फिर पूछा, कहां? दिल्ली में, एक अच्छी कंपनी में। पगार भी अच्छी है अब्बा, हर महीने 45,000। सरस्वती आंगन से भागती हुई आई। उसके हाथ आटे से सने थे, पर चेहरे पर चमक थी। रामू ने धीरे से कहा, आज पहली बार लग रहा है जैसे खेत में लगाया बीज फल बनकर लौट आया है। पहली तनख्वाह का दिन। रवि ने पहला वेतन पाते ही 2 काम किए। पहला, घर फोन किया। दूसरा, ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया। 1 हफ्ते बाद वो गांव पहुंचा, साथ में एक छोटा सा बैग और एक बड़ा पैकेट। रामू ने दरवाजे पर देखकर कहा, इतनी जल्दी लौट आया? रवि ने हंसकर कहा, हां, क्योंकि कुछ चीजें समय पर लौटाना जरूरी होती हैं। तोहफा रात को खाने के बाद रवि ने वो पैकेट निकाला। अब्बा, ये आपके लिए है। रामू ने खोलकर देखा, एक बेहद मजबूत चमचमाती हुई चमड़े की चप्पल। बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसने कभी देखी थी। ये तो जैसे सम्मान की आवाज थी। रवि, इसकी क्या जरूरत थी? रामू ने पूछा। जरूरत नहीं अब्बा, ये कर्ज चुकाना था। रामू की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू छुपा लिए। अगली सुबह का दृश्य, रामू ने पहली बार नई चप्पल पहनी और खेत की ओर चला। अब उसका पांव न तो कीचड़ में डूब रहा था, न ही फिसल रहा था। हर कदम जैसे कह रहा था, मैं आज थोड़ा ऊंचा हूं, क्योंकि मेरा बेटा मुझे उठाकर ले जा रहा है। गांव के बच्चे बोले, रामू काका, नई चप्पल में तो फिल्मी हीरो लग रहे हो। रामू मुस्कुराकर बोला, हीरो वही होता है बेटा जो अपने बाप की चप्पल बदल सके। रात का संवाद। सरस्वती बोली, इतना बड़ा बेटा हो गया है हमारा, अब हमारी बारी है आराम करने की। रामू हंसकर बोला, नहीं, अब आराम नहीं, अब खेत की मिट्टी को वो लौटा दूंगा जो उसने मुझे बिना शर्त दिया, उम्मीद। रवि ने कहा, अब्बा, आपने मेरे लिए जो किया वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। मैं जहां भी जाऊंगा, लोग जब पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं कहूंगा, एक किसान का बेटा हूं जिसकी फटी चप्पल ने मुझे खड़ा किया। उस रात रामू के पास न तो कोई सरकारी सम्मान था, न कोई अखबार की हेडलाइन, पर उसके पैरों में वो चप्पल थी जो उसके बेटे ने प्यार से दी थी, और उसके दिल में वो सुकून था जो एक पिता को तब मिलता है जब उसका बेटा उसकी कीमत समझता है। फटे कपड़ों और घिसी चप्पलों के पीछे छुपी आत्मा की कीमत। बरसात शुरू हो चुकी थी। आसमान हर शाम भीगने लगता और मिट्टी से वही पुरानी सौंधी खुशबू उठती जो रामू की आत्मा में बसी हुई थी। लेकिन इस बार रामू अब खेत पर पहले जितनी देर तक नहीं टिक पाता था। सांसें उखड़ने लगी थीं, कमर पहले जैसी सीधी नहीं रहती थी। रवि ने डॉक्टर से दिखाया। उम्र हो रही है, फेफड़ों में कमजोरी है। डॉक्टर ने कहा, आराम कराना जरूरी है। पर रामू बोला, खेत आराम मांगता है क्या? तो फिर मैं कैसे ले लूं? एक शाम की बात, उस दिन बहुत जोर की बारिश थी। रामू आंगन में बैठा चुपचाप बाहर देख रहा था।
धूप में सूख रही मिट्टी अब कीचड़ बन चुकी थी, जैसे जिंदगी का एक चक्र पूरा हो रहा हो। उसने अपनी नजर दरवाजे के कोने में रखी एक पुरानी थैली पर टिकाई, वही थैली जिसमें उसकी फटी चप्पल अब भी संभाल कर रखी थी। उसने रवि को बुलाया, बेटा जरा वो थैली ले आ। रवि हैरान हुआ, अब्बा अभी बारिश है, आप क्यों? ले आ बेटा। वो जोड़ी फिर से हाथ में रामू ने थैली से चप्पल निकाली। वो अब और भी जर्जर हो चुकी थी, किनारों से मुड़ी हुई, तलवे से पूरी तरह छिन्न भिन्न। पर जैसे ही रामू ने उसे हाथ में लिया, वो चप्पल फिर से जीवित हो उठी, जैसे उसमें उसकी सारी स्मृतियां बंद थीं। बेटा, तू जानता है इनके साथ मैंने क्या क्या देखा? रवि चुपचाप बैठ गया। उसने सिर्फ सिर हिलाया। रामू की आत्म स्वीकृति। इन चप्पलों के साथ मैंने खेतों की लकीरें बनाई, तेरी स्कूल की फीस दी, तेरी बहन को विदा किया और अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दिया। लोगों को ये फटी लगती है, मुझे ये मेरी आत्मा जैसी लगती है, सादी, थकी हुई, पर कभी झुकी नहीं। रवि की आंखें भर आईं। अब्बा, अब उन्हें रहने दो, अब मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। रामू मुस्कुराया, हां बेटा जानता हूं, अब तू है, इसलिए अब मैं इन्हें आराम देने की सोच रहा हूं। वसीयत जैसी बात उस रात रामू ने रवि को अपने पास बुलाया। एक बात कहनी है बेटे। हां अब्बा, जब मैं न रहूं तो इन चप्पलों को मत फेंकना, इन्हें मिट्टी में दबा देना मेरे साथ, क्योंकि इनका जीवन मेरा जीवन था और मेरा आत्मसम्मान इनकी धूल में बसता है। रवि ने चुपचाप सिर झुका दिया। उसने पहली बार जाना कि किसी पिता की वसीयत जायदाद नहीं होती, वो स्मृतियां होती हैं। अंतिम बारिश, एक रात तेज बारिश हो रही थी। रामू खाट पर लेटा था, कमजोरी बढ़ गई थी, सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। सरस्वती ने कहा, कुछ चाहिए रामू? रामू ने धीमे से कहा, बस मेरी वो जोड़ी चप्पल लाकर रख दो पास में। सरस्वती चुपचाप उठी, थैली से चप्पल निकाली और रामू के तकिए के पास रख दी। रामू ने हल्के से उन्हें छुआ, फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। सुबह का सूरज, सुबह गांव में एक खबर फैल गई, रामू काका नहीं रहे। रवि चुपचाप खड़ा था। भीगे आंगन में पिता की देह थी और बगल में उनकी फटी हुई चप्पलें। अंतिम संस्कार के समय रवि ने वो जोड़ी चप्पल अपने हाथ में ली। अब्बा, आपने कहा था आपकी ये चप्पलें आपके साथ जानी चाहिए, तो जाएंगी। वो चप्पल रामू के साथ अग्नि को समर्पित कर दी गईं। एक जीवन और एक यात्रा का अंतिम पड़ाव। कहानी अब पूरी नहीं हुई थी, बल्कि अब वो चप्पल इतिहास बन गई थी। उसने जो रास्ता तय किया वो अब रवि की आत्मा में जड़ें जमा चुका था। अब कोई उसे किसान का बेटा कहे तो वो गर्व से कहता, हां, उस किसान का जिसकी एक जोड़ी चप्पल ने मुझे आदमी बनाया। समय बीतता गया। रामू की मृत्यु को अब 6 महीने हो चुके थे, पर उसका असर अब भी घर की हर चीज में महसूस होता था। खाली खाट, आंगन की दीवार और सबसे ज्यादा उस कोने में जहां चप्पलें कभी रखी जाती थीं। रवि अब नौकरी पर लौट चुका था, पर अब उसमें पहले वाली हड़बड़ी नहीं थी। अब हर फैसले से पहले वह ठहरता था, जैसे कोई भीतर से कहता हो, पांव से नहीं, सोच से चल बेटा। पुराना थैला, एक नया भाव। एक रविवार को रवि अपने पुराने सामान को साफ कर रहा था। अलमारी के कोने में एक फटा हुआ थैला मिला, जिसमें एक और जोड़ी पड़ी थी, रामू की आखिरी बची हुई चप्पलें। ये वही जोड़ी थी जिसे रामू ने बेटे की नौकरी लगने के बाद रोज पहनना शुरू किया था। नई थी, लेकिन मिट्टी की सादगी अब भी उनमें बसती थी। रवि ने चप्पलों को गोदी में लिया, कुछ देर यूं ही देखता रहा। फिर एक विचार आया, यह सिर्फ चप्पल नहीं है, ये मेरे पिता की पूरी कहानी है। लोगों को यह देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जिला संग्रहालय से संपर्क। रवि ने जिले के एक छोटे से लोक संस्कृति संग्रहालय में आवेदन किया। वहां एक क्यूरेटर थे, आशीष वर्मा।
रवि ने उन्हें फोन पर सब समझाया, अपने पिता की कहानी, फटी चप्पलों से लेकर मंच तक के सफर की पूरी दास्तान। आशीष ने कहा, सर, हम हर साल प्रेरणास्पद ग्रामीण जीवन की वस्तुएं संग्रह करते हैं। आपके पिता की कहानी तो दिल छू लेने वाली है। कृपया चप्पलें और उनके बारे में कुछ लिखित विवरण लेकर आइए। संग्रहालय का दिन। रवि जब संग्रहालय पहुंचा तो उसके हाथ में वही पुरानी जोड़ी चप्पल थी और दिल में पिता की स्मृति। क्यूरेटर आशीष ने चप्पल को बड़े सहेज से हाथ में लिया, जैसे कोई तीर्थ की मिट्टी हो। ये आपकी कहानी का प्रतीक है, उन्होंने कहा। हम इन्हें आत्मसम्मान की चप्पल शीर्षक के साथ प्रदर्शित करेंगे। संग्रहालय में उद्घाटन 1 सप्ताह बाद एक छोटा उद्घाटन समारोह हुआ। स्थानीय अखबारों को बुलाया गया। रवि को मंच पर बुलाया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपनी कहानी संक्षेप में सबको सुनाएं। रवि ने कहा, ये चप्पलें केवल मेरे पिता की नहीं हैं, ये उन तमाम ग्रामीण पिता पुत्र की जोड़ी की पहचान है जो बिना बोले, बिना मांगे, बस चुपचाप कर्ज चुकाते रहते हैं। लोग शहरों में चमकते जूते पहनते हैं, पर देश को खड़ा रखने वाली चप्पलें गांव की मिट्टी में चलती हैं। ये चप्पलें हमें सिखाती हैं कि आत्मसम्मान ब्रांड में नहीं, बल्कि उस आदमी की रीढ़ में होता है जो उन्हें पहनकर चुपचाप अपना कर्तव्य निभाता है। तालियां देर तक बजती रहीं। प्रदर्शन कक्ष में संग्रहालय में एक छोटा सा कांच का बॉक्स था। उसमें रखी थीं रामू की चप्पलें। सामने एक पट्टी लगी थी, एक जोड़ी चप्पल, आत्मसम्मान की यात्रा। राम प्रसाद, ग्रामीण किसान, जिनकी चुप साधना ने एक पीढ़ी को खड़ा किया। बगल में रवि द्वारा लिखा गया एक छोटा नोट भी रखा था, पिता की चप्पलें मुझे चलना सिखा गईं। अब मैं उन्हें वहां रख रहा हूं जहां आने वाले बच्चे उन्हें देख सकें और यह समझ सकें कि आत्मसम्मान कभी फैशन से नहीं, भावना से बनता है। अब जब भी कोई संग्रहालय आता तो कांच के उस बॉक्स के पास रुकता। कुछ लोग सिर झुकाते, कुछ तस्वीर लेते और कुछ बस कुछ देर उन चप्पलों को देखते हुए चुप हो जाते। और उस मौन में कहीं रामू की आत्मा मुस्कुरा उठती। अब मेरी चप्पलें कभी फटेंगी नहीं, अब वे हमेशा जमीन से जुड़ी रहेंगी, सबकी आंखों और दिलों में। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। रामू की मौत के बाद गांव की मिट्टी में एक और गंध घुल गई थी, सम्मान की गंध। पहले लोग रामू को बस एक साधारण किसान कहते थे, अब बच्चे उन्हें चप्पल वाले बाबा कहकर याद करते थे। गांव की पुरानी पाठशाला की दीवार पर अब एक पोस्टर था, आदर्श किसान राम प्रसाद। बच्चों की उत्सुकता। गांव के छोटे बच्चे स्कूल से लौटकर जब अपने पांव से चप्पल उतारते तो आपस में चर्चा करते, तुमने चप्पल की कहानी पढ़ी? रामू काका की? हां, जो बिना चप्पल के भी बेटे को बड़ा अफसर बना दिए। हम भी ऐसे ही बनेंगे। बच्चों के बीच रामू की कहानी अब किसी किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीता जागता सपना बन चुकी थी। ग्राम पुस्तकालय का कोना गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय था, जहां अब एक शेल्फ पर रवि की लिखी किताब रखी गई थी, एक जोड़ी चप्पल, मेरे पिता की कहानी। बच्चे अक्सर उसे निकालकर पढ़ते, फटी चप्पल का चित्र देखते और देर तक सोचते रहते, ये चप्पल तो हमारे घरों में भी हैं। रवि की वापसी। रवि हर महीने एक बार गांव आता था, लेकिन इस बार वो विशेष अवसर पर आया था। गांव के स्कूल ने ग्राम गौरव दिवस मनाने का फैसला किया था, जिसमें रामू को मरणोपरांत सम्मानित किया जाना था। गांव के सरपंच, मास्टर जी और सभी बच्चे खुले आंगन में जुटे थे। रवि मंच पर बुलाया गया। रवि का भावुक भाषण। आप सबको नमस्कार। आज मेरे अब्बा के नाम पर यह कार्यक्रम देखकर मेरा मन भर आया है। वो न तो पढ़े लिखे थे, न कभी मंच पर बोले, लेकिन उन्होंने एक जीवन जिया जो सैकड़ों किताबों से ज्यादा प्रेरणादायक था। मेरे अब्बा ने कभी भाषण नहीं दिया, पर उनकी चप्पलें हर खेत में, हर स्कूल में अपने आप बोलती थीं,
आज जब आप सब उन्हें याद करते हैं तो समझिए कि आप सिर्फ एक किसान को नहीं, देश की रीढ़ को याद कर रहे हैं। सम्मान का क्षण रामू की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई। बच्चों ने हाथ में छोटे छोटे कार्ड बनाए थे जिसमें लिखा था, मैं भी आत्मसम्मान से जीऊंगा जैसे रामू बाबा जिए। एक बच्ची मंच पर आई। उसने कहा, मुझे भी चप्पल नहीं मिलती थी, मैं शर्माती थी स्कूल आने में, पर जब रामू बाबा की कहानी पढ़ी तो लगा बिना चप्पल के भी सम्मान मिलता है अगर इरादे पूरे हों। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। खेतों में गूंजता नाम उस दिन के बाद गांव के खेतों में जब भी कोई हल चलाता, किसी पेड़ की छांव में सुस्ताता या बच्चों को चप्पल में खेलते देखता तो एक नाम गूंजता था, रामू। कभी हंसी में, कभी प्रेरणा में और कभी आंखों की नमी में। रामू अब नहीं था, पर उसकी एक जोड़ी चप्पल हर घर, हर खेत, हर पाठशाला में जैसे चल रही थी। वो चप्पलें अब सिर्फ वस्तु नहीं थीं, वो एक विचार थीं कि सम्मान न तो दौलत से आता है, न ऊंची आवाज से, बल्कि सच्चाई से चलने वाले पांवों से आता है। सालों बीत गए थे। रवि अब 50 की उम्र के करीब पहुंच चुका था। दिल्ली में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत था, पर दिल अब भी गांव की मिट्टी से जुड़ा था। उसके बेटे आरव की उम्र अब 12 साल थी। शहरी स्कूल में पढ़ता था। कंप्यूटर, अंग्रेजी और विज्ञान की दुनिया में पला बढ़ा बच्चा। पर एक दिन ऐसा आया जब रवि ने महसूस किया, अब वक्त है उसे अपनी असल जड़ों से मिलाने का। गांव की यात्रा गर्मी की छुट्टियों में रवि अपने बेटे आरव को लेकर गांव पहुंचा। आरव ने चारों ओर देखा। कच्चे रास्ते, मिट्टी की दीवारें, कुएं, बैल, सब कुछ उसके लिए अजनबी था। पापा, ये सब तो किताबों में पढ़ा था, आरव ने हैरानी से कहा। रवि मुस्कुराया। हाँ बेटा, पर आज तू उस किताब के पन्नों पर चलने आया है जिसके पांवों में चप्पल नहीं थी। पुराना थैला, नई पीढ़ी। रात को रवि ने एक अलमारी खोली और एक छोटा लकड़ी का बक्सा बाहर निकाला। उसने आरव को पास बुलाया। आ बैठ, एक कहानी सुनाता हूं। आरव उत्साहित होकर बैठ गया। रवि ने बक्सा खोला। उसमें रखी थी एक जोड़ी पुरानी चप्पल, हल्की घिसी हुई पर अब भी सजीव। ये तेरे परदादा की चप्पल है। चप्पल की कहानी। फिर से रवि ने वही कहानी दोहराई कि कैसे उसके पिता रामू ने इस चप्पल को पहनते हुए बेटे को पढ़ाया, खेत जोते, समाज का सामना किया और आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। आरव की आंखें गोल हो गईं। पर पापा, इतनी फटी हुई चप्पल कोई क्यों रखता है? रवि ने धीरे से कहा, क्योंकि बेटा, ये चप्पल नहीं, आदमी के पांवों की लड़ाई है। ये बताती है कि बिना चिल्लाए, बिना झुके तू कितना ऊंचा जा सकता है। आरव की आंखों में समझ। आरव ने चप्पल को हाथ में लिया। पहली बार उसने किसी चीज को इतनी श्रद्धा से छुआ। मैं भी इस चप्पल जैसी मेहनत करना चाहता हूं पापा। रवि की आंखें भर आईं। उसने आरव के सिर पर हाथ रखा। जब तू कभी बड़ा आदमी बनेगा ना, तो ये चप्पल तेरे ऑफिस के केबिन में एक कोने में रख देना, ताकि तू कभी ना भूले कि तेरे सपनों की जड़ें कहां हैं। विरासत की वापसी। कुछ साल बाद आरव ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाया, द वॉक ऑफ होनर, सम्मान की पदयात्रा। उसमें उसने एक पोस्टर लगाया, अपने परदादा रामू की तस्वीर और नीचे लिखी पंक्तियां, दे से हीरोज वेयर बूट्स, माइन वॉर अ टोन पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड वॉक्ड स्ट्रेट इनटू हिस्ट्री। कहते हैं नायक बूट पहनते हैं। मेरे नायक ने फटी चप्पल पहनी थी और सीधे इतिहास में चला गया। रवि अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन वो छत पर बैठा था। पास में वो चप्पल रखी थी, अब एक कांच के फ्रेम में। आरव अब एक युवा प्रोफेसर था। भारत के ग्रामीण विकास पर काम करता था। वो पास आया और बोला, पापा, मैंने आज अपने छात्रों को रामू मॉडल सिखाया। रवि हंस पड़ा। अब मेरा काम पूरा हुआ बेटा। अब ये चप्पल तेरे हाथों में सही जगह पर है। एक जोड़ी चप्पल अब किसी एक आदमी की कहानी नहीं रह गई थी, वो बन गई थी
हर उस इंसान की पहचान जिसने संघर्ष के पांवों से सपना सींचा। वो चप्पलें अब इतिहास नहीं थीं, विरासत थीं, और वो विरासत चलती रहेगी हर उस रास्ते पर जहां सम्मान चुपचाप चल रहा हो। हमारी दूसरी कहानी है धान की खुशबू। गांव के एक कोने में एक पुराना कच्चा घर खड़ा था। उसका रंग समय के साथ उतर चुका था, पर उसकी नींव में कोई गूढ़ प्रतीक्षा दबी थी। वहीं रहता था रघुवीर, गांव में जिसे अब सब रघु कहकर बुलाते थे। 25 की उम्र में भी वह उन अधेड़ पुरुषों जैसा लगता था जिन्होंने जीवन से बहुत कुछ पहले ही खो दिया हो। उसका रंग सांवला था, चेहरा लंबा, और आंखों में कुछ ऐसा थमा हुआ जो कभी कभी धान की पकी बाली की तरह झुक जाता था। रघु का घर एकदम शांत था। दीवारों पर कभी पारों के हाथों चिपकाए गए फूलों के चित्र अब फीके पड़ चुके थे। चूल्हा ठंडा था। बर्तन लंबे समय से वैसे ही रखे थे जैसे कोई अचानक उठकर चला गया हो। और दरवाजा, वह कभी बंद नहीं होता, रात में भी नहीं। एक समय था जब इसी घर से हंसी की आवाजें आती थीं। पारो, उसकी पत्नी, पूरे घर में ऐसे घूमती थी जैसे मोर बारिश में नाचे। रघु चुप रहता, पर जब पारो बोलती तो लगता जैसे किसी बंजर खेत में पहली बार पानी गिरा हो। शादी के 2 साल बाद वो बिना कुछ कहे चली गई। बस एक सुबह नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गई। कुछ ने कहा शहर चली गई होगी काम की तलाश में। किसी ने कान में फुसफुसाया शायद किसी और के साथ गई है। पर रघु ने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसने न आरोप लगाए न सवाल किए। वो बस खेत की ओर लौट गया। खेत जहां उसने पहली बार पारो को देखा था, पानी में पांव डाले हुए, कंधे पर साड़ी संभालती, मुंह में गीत की कोई अधूरी पंक्ति। अब वही खेत रघु के अकेलेपन की जमीन बन गया था। सुबह की पहली किरण के साथ वह हल लेकर निकलता। बैल चुपचाप उसका साथ देते और रघु बिना बोले मिट्टी चीरता रहता, जैसे धरती के भीतर कुछ ढूंढ रहा हो। शायद जवाब, शायद पारो की परछाई। हर फाल की धार जब जमीन में धंसती, एक धीमा शब्द निकलता, क्यों, कब, क्या वो लौटेगी? रघु जवाब नहीं चाहता था। वो चाहता था समय बीते, धान उगे, धूप लगे, पानी भरे, और फिर जब फसल झूमे तब उसकी सौंधी खुशबू हवा में फैले। रात को वह खेत के किनारे बैठ जाता, चुपचाप, आसमान को देखता या मिट्टी को सूंघता। कभी कभी एक बाली तोड़कर अपनी हथेली में रख लेता, जैसे किसी पुराने वादे की डोर थामे हो। गांव वाले उसे देखकर चुप हो जाते। बच्चे उसके पास नहीं आते, और बूढ़े बस कहते, कुछ लोग मिट्टी से शादी कर लेते हैं। मगर रघु को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे फर्क पड़ता था सिर्फ एक चीज से, धान की खुशबू से। वो जानता था अगर वो लौटेगी तो उसी सौंधी गंध के पीछे लौटेगी, क्योंकि पारो की स्मृति में वही गंध बसी थी जिस दिन दोनों ने पहली बार साथ में खेत में पानी छोड़ा था। वो दिन दूर नहीं था। अब बाली झुक रही थी, फसल सुनहरी हो रही थी, और हवा में वो जानी पहचानी महक धीरे धीरे पिघलने लगी थी। रघु खड़ा रहा खेत के बीचों बीच, आंखें बंद कर लीं, सांस ली, और पहली बार हल्का मुस्कुराया। शायद कहीं बहुत दूर किसी ने भी वही महक महसूस की हो। वो शहर छोटा नहीं था, पर उसमें घुटन थी। हर रोज आवाजों का एक कोलाहल उसके कानों में भरता, पर उस कोलाहल में एक आवाज नहीं थी, रघु की। पारो जिस कमरे में रहती थी वो एक संकरी सी गली के तीसरे मंजिल पर था। खिड़की से बाहर देखने पर बस ईंटें दिखती थीं, बिना मिट्टी की ईंटें। उसने मिट्टी को छोड़ा था, पर मिट्टी ने उसे कभी नहीं छोड़ा। जब वो गांव से निकली थी तब दिल में एक चोट थी, एक जिद भी और एक थकान भी। रघु बहुत चुप रहता था, बहुत भीतर। पारो उससे बार बार कुछ कहने की कोशिश करती थी, पर उसके जवाब अक्सर चुप्पी में बदल जाते। रघु, कुछ बोलते क्यों नहीं? वो पूछती थी। रघु कभी जमीन की ओर देखता, कभी आसमान की ओर, कभी हल चलाता हुए हंसता भी था, पर उस हंसी में शब्द नहीं होते थे। पारो को ऐसा लगता
जैसे वो किसी दीवार से टकरा रही है, एक दीवार जो बिना आवाज के बनी थी। कई बार उसने सोचा, क्या यही जीवन है? खेत, मिट्टी, चुप्पी। और फिर एक दिन जब रघु सुबह खेत गया था, पारो ने बस 2 जोड़ी कपड़े उठाए और निकल पड़ी। कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी, कोई विदाई नहीं ली। शहर में वह एक स्कूल में सफाई का काम करने लगी। कम पैसों में गुजारा हो जाता था, भोजन का स्वाद फीका था, पर गुजारा चल रहा था। वक्त बीतता गया, मगर फिर उस सुबह कुछ बदला। वो खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला लिए। पास की गली में कोई मछली बेचने वाला चिल्लाया, पर उस आवाज से पहले जो चीज आई वो थी सुगंध। एक जानी पहचानी महक, भीगे खेतों की पकी हुई धान की सौंधी मिट्टी की। वो अचानक चौंक गई। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। वो वही खुशबू थी जिस दिन उसने पहली बार रघु के साथ खेत में पानी छोड़ा था, जिस दिन उन्होंने साथ पहली बार धान की बुआई की थी, जिस दिन रघु ने उसके माथे पर हल्की मिट्टी लगाकर कहा था, अब ये खेत तेरा भी है। पारो की आंखों में आंसू आ गए। वो उठी, अलमारी खोली, एक पुरानी साड़ी निकाली जिसमें धान के दानों की गंध अब भी कहीं छिपी थी। उसे नहीं पता था कि रघु उसे स्वीकार करेगा या नहीं, उसे माफ करेगा या नहीं, कुछ कहेगा भी या नहीं। पर अब वो रुक नहीं सकती थी। शहर से गांव की बस तक का रास्ता लंबा था, पर उससे लंबा था वो रास्ता जो मन ने तय किया था। जब बस के पहिए गांव की पगडंडी से गुजरे, तब खिड़की से बाहर झांकते हुए पारो ने देखा, धान की बालियां झूम रही थीं, जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। वो मुस्कुराई नहीं, बस हाथ से अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। उसे पता था रघु कुछ नहीं बोलेगा, पर धान की खुशबू, वो बहुत कुछ कह चुकी थी। गांव वैसा ही था, वैसी ही पगडंडियां, वही पोखर, वही पीपल का पेड़, जहां बच्चे दोपहर को खेलते थे और बूढ़े शाम को चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन गांव की हवा में उस दिन कुछ अलग था। धान की पकी हुई फसल की महक अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर आंगन में भुने हुए चावल की महक, हर दीवार पर सीलन के साथ गूंथी हुई गंध, और उसी के बीच पारो का लौटना। बस से उतरी तो किसी ने नहीं पहचाना। वो अब वैसी नहीं दिखती थी। चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, कपड़े साधारण थे, हाथ में एक छोटा सा थैला। पर जब वो पगडंडी से गुजरी तो कुछ पुराने दरवाजे आधे खुले। किसी आंगन से किसी ने धीरे से कहा, अरे लगता है पारो है। कोई पास नहीं आया। गांव में लौटने वाले लोगों से लोग थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं, जैसे किसी पुराने अधूरे रिश्ते की परछाई से डरते हों। पारो धीमे कदमों से अपने पुराने घर की ओर बढ़ी। रघु का घर सामने था, वैसा ही, बिना रंग का, बिना दरवाजे के। दरवाजा अब भी खुला था। खिड़की से अंदर झांका, चारपाई पर कोई नहीं था। चूल्हा बुझा पड़ा था। उसने कदम अंदर रखे, पांव से जैसे कोई स्मृति जागी। वो कोना जहां वो बैठकर रोटी बेलती थी, वो दीवार जहां कभी रंगोली बनाई थी, वो छोटा सा आईना जहां सुबह बिंदी लगाती थी। फिर एक आवाज आई, बहुत हल्की सी, जैसे कोई मिट्टी पर चल रहा हो। रघु पीछे से आया। कंधे पर कुदाल थी, चेहरा मिट्टी और पसीने से लथपथ, आंखें धूप से भरी। उसने पारो को देखा। पारो ने न कुछ कहा, न मुस्कुराई, बस चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। रघु ने कुछ नहीं पूछा। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न विस्मय, बस एक गहरा शांत मौन था। कुछ पल बीते। फिर उसने धीरे से कुदाल दीवार से टिकाई और घर के कोने से एक मिट्टी का लोटा उठाया। उसमें पानी भरा और पारो की ओर बढ़ाया। पानी पी ले, उसने कहा, सालों बाद पहला शब्द। पारो की आंखें भीग गईं। उसने लोटा लिया, 2 घूंट पिए, फिर बैठ गई वहीं चूल्हे के पास जहां कभी वो रोज बैठा करती थी। रघु कुछ नहीं बोला। वो जाकर खेत की ओर लौट गया। पर अब पारो को पता था कुछ कहने की जरूरत नहीं है। धान की खुशबू ने जो कहना था वो कह दिया था। सुबह की पहली किरण जब रघु के घर की दीवारों पर पड़ी तो धूप ने देखा, चूल्हे में फिर से राख हिली थी।
पारो जल्दी उठ गई थी। वो ठीक उसी कोने में बैठी जहां पहले बैठती थी, जहां दीवार थोड़ी काली हो गई थी धुएं से और छत की लकड़ी अब भी पुराने दिनों की यादें थामे थीं। उसने आंगन से सूखी लकड़ियां बटोरी और धीरे धीरे चूल्हा जलाया। पहली चिंगारी फूटी तो चूल्हे की आंखों में वही चमक लौटी जो बरसों से बुझी हुई थी। पानी चढ़ा दिया गया था। धान की बाली से निकले चावल का पहला उबाल घर में फैला तो दीवारों ने सांस ली। बर्तन की खनक, लकड़ी की तड़क और पारो की धीमी चाल सब मिलकर उस घर की नब्ज में फिर से धड़कन लाने लगे। रघु हमेशा की तरह खेत पर था, पर आज कुछ बदला हुआ था। उसके हाथों की गति थोड़ी धीमी थी, जैसे जहन में कोई पुराना चित्र उभर आया हो। मिट्टी वहीं थी, हल वहीं था, पर आज खेत से हवा कुछ और लेकर आ रही थी। पके हुए चावल की महक, वो महक जो कभी उसके और पारो के बीच संवाद हुआ करती थी, जो उनके नए जीवन की पहली सुबह में भी फैली थी। दोपहर को जब वह घर लौटा तो आंगन में पीतल की थाली रखी थी। उसमें गरम चावल, सरसों की चटनी और हरी मिर्च थी, बस वही जो रघु को पसंद था। पारो रसोई में खड़ी थी, चुपचाप। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न पूछा, खाओगे? रघु बैठ गया, थाली से पहला कौर उठाया, धीरे धीरे मुंह में रखा और एक गहरी सांस ली। वही स्वाद, वही गंध, वही सुकून। कुछ नहीं कहा उसने, पर वो पहलाने वाला सालों की चुप्पियों को भिगो गया। उस दिन दोनों ने साथ नहीं खाया, पर घर में 2 थालियां लगीं। रात को जब रघु सोने गया तो पहली बार देखा चारपाई के पास एक लोटा पानी रखा था और खिड़की पर कीटों से बचाने के लिए पारो ने फिर से पुराना पर्दा टांग दिया था। कई साल बाद घर ने फिर से किसी के हाथों को महसूस किया था। रघु चुपचाप लेट गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर जैसे चूल्हे की आंच फिर से जल उठी थी, वैसे ही उसके भीतर भी कोई छोटी सी लौ कांपने लगी थी। शब्द जब लंबे समय तक न बोले जाए तो वे भीतर बैठ जाते हैं, कभी गांठ बनकर, कभी धूप की तरह सूख कर। रघु और पारो के बीच भी कुछ ऐसा ही था। वो एक ही घर में थे, मगर दीवारें अब भी अधूरी थीं, जैसे दोनों ने एक ही किताब के अलग अलग पन्ने खोल रखे हों। रघु अब रोज दोपहर को खेत से लौटता और थाली में रखा खाना खामोशी से खाता। पारो उसकी नजरें टटोलती, पर रघु अक्सर थाली में झुका रहता। शब्द अब भी नहीं थे, लेकिन कुछ था, जैसे कोई टूटा हुआ पुल जिसकी मरम्मत बारिश से नहीं, विश्वास से हो रही हो। एक दिन पारो ने रसोई में रखी मिट्टी की हांडी उठाई और पूछा, अब भी खट्टी खड़ी वैसे ही पसंद है? रघु ने पहली बार आंखें उठाकर उसकी ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया। हां, बस इतना ही। पर वो हां उस घर की दीवारों पर जैसे पहली दरार की मरम्मत थी। उस दिन पारो ने खड़ी बनाई। जब रघु ने पहला कौर लिया तो चुपचाप खाया, फिर कहा, तेज नहीं है, पहले जैसी ही है। पारो मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। शब्द अब आने लगे थे, छोटे, संकोच से भरे। कभी खाना खाते समय, कभी जब पारो खेत के लिए कपड़े धो रही होती तो रघु पूछ लेता, साबुन है या लाना है बाजार से? पारो सिर हिलाकर जवाब देती, कभी सिर्फ आंखों से। फिर एक दिन शाम को जब रघु खेत से लौटा तो उसने देखा पारो आंगन में चारपाई पर बैठी है और उसके हाथ में वो पुराना कुर्ता है जिसकी सिली हुई जेब कभी रघु की मां ने बनाई थी। पारो चुपचाप उसकी फटी जेब को टांक रही थी। रघु ने पूछा, वो कुर्ता अब भी संभाल के रखा है? पारो बोली, कुछ चीजें फेंकी नहीं जाती, वो अपने आप पीछे पीछे चली आती हैं। शब्द अब टूटने के बजाय जुड़ने लगे थे, कभी हल्की बातों में, कभी नजरें मिलाने में, कभी चाय के प्याले में आधे आधे घूंट बांटने में। रघु की खामोशी अब बोझ नहीं लगती थी पारो को। उसे लगने लगा था कि उसकी चुप्पी भी एक भाषा है, बस पढ़नी आती हो तो सब कुछ कह जाती है। एक रात जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, रघु ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, क्यों गई थी उस दिन? पारो चुप रही, फिर बोली,
शब्द नहीं मिले थे और तुम्हारी चुप्पी में मैं अपना रास्ता खो बैठी थी। रघु ने कुछ नहीं कहा, पर पहली बार उसने अपने हाथ से पारो की हथेली को छुआ, धीरे से, थाम कर। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं थी अब। शब्द धीरे धीरे जुड़ चुके थे। बरसात का मौसम लौट आया था। आसमान फिर से अपने भीतर गहरे बादल समेटे हुए था और जमीन, वो फिर से भीगने को तैयार थी। रघु सुबह जल्दी उठा, हल की रस्सी ठीक कर रहा था जब पारो आंगन में आई। खेत चलें? उसने बिना देखे पूछा। रघु ने उसकी ओर देखा, आंखों में कोई सवाल नहीं, बस एक शांत स्वीकार। चलो, उसने कहा। बरसों पहले वे ऐसे ही साथ निकले थे। पारो पीछे पीछे चलती थी, सिर पर पानी का मटका और आंखों में हंसी। आज भी वो पीछे चल रही थी, पर मटके की जगह एक झोला था जिसमें बीज थे और आंखों में हंसी नहीं, ठहरी हुई उम्मीद। खेत पर पहुंचकर रघु ने हल चलाना शुरू किया। मिट्टी नरम थी, बारिश ने उसे गीला कर दिया था। पारो घुटनों तक पानी में उतर गई। उसने अपने आंचल को कमर में खोस लिया और बालियों के छोटे छोटे गुच्छे मिट्टी में रोपने लगी, कभी इधर कभी उधर, धीरे धीरे, ध्यान से, जैसे हर बीज में वो अपने रिश्ते की एक नई जड़ रोप रही हो। रघु की चाल आज थोड़ी हल्की थी, जैसे कंधों पर अब अकेलापन नहीं रहा। बीच खेत में एक पल को दोनों आमने सामने हुए। दोनों की हथेलियां मिट्टी से सनी थीं। रघु ने उसकी हथेली थामी, भीगी हुई थी, पानी से या शायद बीते वर्षों की नमी से। इस बार अच्छी फसल होगी, रघु ने कहा। हां, पारो बोली, इस बार सिर्फ धान नहीं बोए हैं, कुछ भरोसा भी बोया है। हवा चलने लगी, सुगंध उठी, भीगी मिट्टी, बारिश और बीज की मिली जुली महक। दोनों खेत के बीच खड़े थे, न कुछ कह रहे थे, न कुछ छुपा रहे थे, बस मिट्टी की गोद में फिर से एक नई कहानी बो रहे थे। वक्त बीतता गया। जैसे जैसे दिन लंबा होता गया, धान की बालियां झुकने लगीं। पहले हरेपन से लहराईं, फिर सुनहरेपन में धीरे धीरे झुक गईं। उस खेत में अब रघु अकेला नहीं दिखता था। पारो रोज उसके साथ होती, कभी पानी छोड़ती, कभी खरपतवार साफ करती और कभी वहीं किनारे बैठकर बांस की चटाई पर रोटी बेलती। गांव वाले अब उस ओर देखने लगे थे जहां कभी कानाफूसी होती थी। पारो लौट आई? रघु ने कुछ कहा। अब वही आवाजें बदल गई थीं। देखो तो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। अच्छा है, साथ हैं अब, खेत भी अच्छा दिख रहा है। गांव के बूढ़े ठाकुर ने तो चौपाल पर बैठते हुए एक दिन कहा, धान तभी अच्छा होता है जब घर में सुकून हो। इस साल तो रघु के खेत की बाली सबसे झुक रही है। यह रघु और पारो ने नहीं कहा था, यह मिट्टी ने कहा था और शायद हवा ने। फसल पकने लगी थी। पारो ने पहली बार खेत के बीचों बीच खड़ी होकर आंखें बंद कीं और सांस के साथ वह खुशबू भीतर खींची जिसने उसे सालों पहले शहर से खींच लाया था। वही सौंधी, भारी, अपनाई हुई खुशबू। उस दिन उसने रघु से कहा, मैं सोचती थी कि लौटूंगी तो तू कुछ कहेगा, गुस्सा करेगा, कुछ पूछेगा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने धान बोया था, तेरे लौटने का यकीन साथ बोया था। पारो की आंखें भर आईं। वो जानती थी उसने एक घर छोड़ा था, पर एक खेत ने उसे बुलाया था और अब उस खेत की हर बाली उसके नाम एक चिट्ठी सी लग रही थी। गांव की गलियों में अब फिर से उनकी जोड़ी को साथ चलते देखना आम हो गया था। बच्चे चाची कहकर पुकारते और बूढ़ी औरतें उसके हाथों में मेहंदी देखती जो अब भी हल्के रंग में बाकी थी। पकी हुई फसल की पगडंडी अब 2 जोड़ी पांवों से गुजरती थी। खेत से लौटकर जब वो दोनों घर पहुंचते तो रसोई की खिड़की से बाहर वही हवा आती जिसमें अब सिर्फ धान की नहीं बल्कि घर की भी खुशबू होती। दशहरे का दिन था। गांव की गलियां रंगीन हो चुकी थीं। हर घर के बाहर गोबर से बनी आकृतियां, संगीत की धीमी लहरें और हवा में गुड़, तेल और फूलों की मिश्रित खुशबू। रघु के घर के आंगन में भी हलचल थी। पारो ने सुबह से सफाई की थी। वो कोना जहां पहले मकड़ी के जाले थे
अब वहां आम के पत्तों की बंधनवार लटक रही थी। छत की मुंडेर पर छोटा सा दिया रखा था जिसमें तेल भरकर बाती पहले से सजी थी। कई सालों बाद इस घर में फिर से त्योहार आया था, केवल तिथि का नहीं, स्वीकार का। गांव की महिलाएं जब एक दूसरे को हल्दी चूनी लगाने आईं तो कोई पारों से कतराया नहीं। उल्टा श्यामा काकी ने मुस्कुराकर कहा, अब की बार तो तेरे हाथ की मिठाई खाए बिना मेरा व्रत नहीं टूटेगा। पारो ने कुछ नहीं कहा, बस थाली में गरम गरम लड्डू रख दिए। रघु चुपचाप बैठा था, माथे पर टीका, सफेद कुर्ता और आंखों में एक सधी हुई चमक। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो गांव की औरतें एक एक दीपक जलाकर अपने आंगन में रखतीं। पारो ने भी वो दिया उठाया जिसे वो सुबह से बचाकर रखे थी। धीरे से छत पर गई जहां से दूर खेत भी दिखते थे और गांव की रोशनियां भी। रघु पीछे पीछे आया। पारो ने बाती जलाई। तेल धीमे धीमे ऊपर चढ़ा और लौ नाची जैसे कोई पुरानी धुन पर फिर से थिरक गई हो। रघु ने चुपचाप दिए के पास बैठकर कहा, अब ये लौ हवा से नहीं कांपेगी। पारो ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो बिछड़ने के बाद लौटा करता है। अब वहां विश्वास था कि इस बार जो लौ जली है वो बुझने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए है। नीचे आंगन में बच्चों ने पटाखे जलाए, कोई ढोल बजा रहा था, पर उस छत पर एक चुप दिया था। दो लोग थे और उनके बीच रोशनी। सुबह की रोशनी ने दीवारों को सुनहरा किया था। खिड़की के बाहर धान के खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे रात ने कोई कीमती हार छोड़ दिया हो। रघु चौके में चाय चढ़ा रहा था। पारो आंगन में तुलसी के पास खड़ी थी, हाथ जोड़े, लेकिन मन में बहुत कुछ खोल रखा था। वो चुप्पी अब वैसी नहीं थी जैसे अलगाव के दिनों में थी। अब उस चुप्पी में भी आवाज थी, बचपन की, खेतों की, सांझ के गीतों की। रघु ने 2 कुल्हड़ में चाय डालकर तुलसी के पास आकर रखी। आज धूप हल्की है, उसने कहा, जैसे मौसम की बात करके कोई अंदर की बात कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। पारो ने बिना देखे जवाब दिया, हल्की धूप में ही तो पौधे सबसे तेज बढ़ते हैं। फिर दोनों मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद वो दोनों छत पर बैठे थे जहां से आधा गांव दिखता था और पूरा अतीत। पारो ने धीरे से कहा, जब मैं चली गई थी तब क्या तुमने कभी मुझे याद किया? रघु ने कोई नाटकीय जवाब नहीं दिया, बस कहा, हर बार जब खेत में अकेले हल चलाता था तो सोचता था, तू अगर होती तो सिर पर आंचल रखती, धूप से बचाती और शायद चुपचाप पीछे चलती। पारो की आंखें भर आईं। मैंने बहुत कुछ सोचा वहां, पर जब भी लौटने की सोची तो डर गया कि तुमने किसी और से। उसकी आवाज रुक गई। रघु ने बीच में नहीं टोका। उसने धीमे से कहा, जिस मिट्टी में बीज एक बार बो दिया जाता है वो किसी और बीज की राह नहीं देखती। पारो ने उसकी हथेली थाम ली। फिर एक लंबा सन्नाटा बैठ गया, पर इस बार वो सन्नाटा बोझ नहीं था। वो उस बीते समय का सिरहाना था जिस पर अब उनका आज टिकने को तैयार था। नीचे से श्यामा काकी की आवाज आई, पारो, खेत में कोई आया है तुझसे मिलने। पारो ने पूछा, कौन? शहर से कोई बहन जी आई हैं, कहती हैं तुम्हारी सहेली हैं। रघु और पारो ने एक दूसरे को देखा। शायद पुराना कोई पन्ना फिर से पलटने वाला था, या शायद आज की सुबह कोई नया मोड़ लेने वाली थी। पारो आंगन में उतरी तो सामने खड़ी थी एक साधारण सी औरत। नीली सूती साड़ी, पसीने से चिपकी पीठ और आंखों में तेज रफ्तार से भरी कोई बेचैनी। सुनैना? पारो की आवाज हल्की कांपी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, हां, और तू अब भी वैसी ही है, बस थोड़ी कम बोलने लगी है शायद। पारो आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेती है। वो गले लगाना वैसा नहीं था जैसे कोई पुराने दोस्त को गले लगाए। वो ऐसा था जैसे कोई अधूरी किताब फिर से हाथ लग गई हो। रघु ने दूर से देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें देखते हुए चुप रहना ही सम्मान होता है। बैठक में
चाय और गुड़ की कटोरी के साथ दो औरतें आमने सामने बैठी थीं। इतने साल बाद क्यों? पारो ने सीधे पूछा। सुनैना ने थैले से एक पुरानी डायरी निकाली। उसका कवर फटा हुआ था, किनारे से भीगा हुआ, लेकिन पन्ने अब भी जिंदा थे। तेरे जाने के बाद मैं भी गांव छोड़ गई थी। शहर में नौकरी मिली और जिंदगी बसती चली गई। उसने कहा, पर एक दिन पुरानी अलमारी में यह डायरी मिली। तेरे खत थे उसमें जो तूने लिखे थे पर कभी भेजे नहीं। पारो ने डायरी खोली। अपने ही हाथों की लिखावट देखकर जैसे कोई भूले हुए हिस्से फिर से सांस लेने लगे। मुझे लगा तुझसे पूछना चाहिए कि तू अब कैसी है। तूने कभी जवाब नहीं दिया तो मैं चली आई। पारो ने धीमे से कहा, मैंने जवाब देना छोड़ दिया था, खुद से भी। शाम को रघु बांस की खाट पर बैठा था, हाथ में पुराना रेडियो। आकाशवाणी पर कोई लोकगीत बज रहा था। करेला बोई के सोचत मीठा होई। पारो पास आकर बैठी। सुनैना कल वापस जाएगी, उसने कहा। और तू? रघु ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। मैं यहीं रहूंगी, पारो ने जवाब दिया, लेकिन अब सिर्फ खेतों के लिए नहीं, अब खुद के लिए भी जीना सीखना है। रघु मुस्कुराया। तो तूने फिर से चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी? हां, पारो बोली, इस बार भेजूंगी भी। रात। पारो ने बिस्तर के पास लाल रिबन से बंधी डायरी रख दी। उस पर पहला नया खत लिखा। प्रिय रघु, कल की बारिश में धान की खुशबू बहुत तेज थी। लगता है जैसे मिट्टी अब हमें स्वीकार कर चुकी है। रघु की हथेली में कुछ बीज थे, गहरे भूरे, छोटे छोटे, जिन्हें उसने वर्षों से सहेज कर रखा था। ये आखिरी बार हैं, उसने पारो से कहा। इनसे कुछ होगा या नहीं पता नहीं, पर कोशिश करनी चाहिए। पारो ने बीजों को हाथ में लेकर देखा। ये वही बीज थे जो रघु ने अपनी शादी के साल बोने के लिए रखे थे, लेकिन तब जीवन ने कुछ और ही बो दिया था। खेत में मौसम थोड़ा बदला हुआ था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी नर्म थी। रघु और पारो साथ उतरे। इस बार उनके साथ गांव के दो छोटे बच्चे भी थे जो अक्सर उनके घर के सामने खेलते थे। इन्हें सिखाना है, पारो ने कहा, ताकि कुछ रह जाए हमारे बाद भी। बच्चे मुस्कुरा रहे थे। वे मिट्टी में हाथ डाल रहे थे, जैसे कोई कहानी दोहराई जा रही हो, वो भी बिना कहे। बीज बोने की प्रक्रिया धीमी थी, पर हर कदम में एक भरोसा था। बीच में एक बार रघु रुका, अपने कपड़े की जेब से एक सूखा फूल निकाला। पारो का पहला दिया हुआ फूल। उसे मिट्टी में दबाते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था ये दिन देख पाऊंगा। पारो मुस्कुराई। और अब हम वो दिन देखेंगे जब ये फूल फिर से खिलेगा, किसी और रूप में। शाम को खेत के किनारे बैठकर दोनों ने एक साथ सूरज को ढलते देखा। धूप धीमी हो रही थी और खेतों में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा डरावना नहीं था। वो सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई प्रार्थना चुपचाप स्वीकार हो गई हो। पारो ने पूछा, अगर इस बार भी फसल न हुई तो? रघु ने कहा, तो भी हम जानेंगे कि हमने आखिरी बीज तक निभाया है। फसलें कभी सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, पारो ने धीमे से कहा, कभी कभी वो इंसान को जोड़ने के लिए भी बोई जाती है। अंत में चूल्हे की राख में से पारो ने एक अंगार निकाला और उसे ढक कर बचा लिया। ये अगली सुबह के लिए है, उसने कहा। रघु ने धीरे से उसकी हथेली थामी। अब उसमें बीज नहीं थे, लेकिन उनमें भविष्य की खुशबू थी। धान का खेत अब हरा नहीं, सुनहरा होने लगा था। हर पौधे की पंखुड़ी जैसे धीरे धीरे सिर झुकाकर मुस्कुरा रही हो, मानो महीनों की मेहनत का जवाब दे रही हो। पारो उस सुबह सबसे पहले खेत में पहुंची। वो सब धूप में बदल रही थी और हवा में वह हल्की सी महक घुलने लगी थी। धान की खुशबू, वही खुशबू जिसने कभी उसके भीतर कुछ हिला दिया था, वही खुशबू जिसे महसूस करते हुए वह सालों बाद लौटी थी। रघु कुछ देर बाद आया। उसके हाथ में पुरानी दरांती थी। उसने पारो की तरफ देखा। वह झुकी हुई थी,
अपनी उंगलियों से एक धान की बाली को सहला रही थी। ये वही खेत है, पारो ने कहा, जिससे मैं भाग गई थी और जहां से मैं लौट आई। रघु ने कुछ नहीं कहा। वो झुका और मिट्टी को छूकर माथे से लगाया। गांव के लोग आने लगे थे। श्यामा काकी, मंगल चाचा और कुछ युवा, सबको खबर मिल चुकी थी कि रघु के खेत में बालियां आ चुकी हैं। इस बार महक कुछ अलग है, श्यामा काकी बोली, जैसे सिर्फ धान नहीं पका हो, कोई रिश्ता भी। एक बच्चा जो रघु पारो के साथ बीज बोने आया था दौड़कर बोला, चाचा ये देखो, मेरी वाली बाली सबसे बड़ी हुई है। सब हंस पड़े। फसल की कटाई शुरू हुई। पहली बाली रघु ने काटी और सीधे पारो को दी। इसमें तुम्हारी वापसी की महक है, उसने कहा। पारो ने उसे माथे से लगाया। उस स्पर्श में कई सालों की दूरी थी जो अब मिट्टी में घुलकर गायब हो गई थी। शाम को आंगन में धान की बालियां सुखाई जा रही थीं। रसोई में पारो खिचड़ी बना रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी शादी के पहले साल बनाई थी। रघु चौपाल से लौटकर आया और धीमे से बोला, गांव वाले कह रहे हैं इस बार तुम्हारे आने से फसल भी लौट आई। पारो मुस्कुराई। कभी कभी खेत को भी अपने हिस्से का प्रेम चाहिए होता है। रात को आंगन में चटाई पर लेटे दोनों ने तारों को देखा। धान की खुशबू अब पूरे घर में थी। रघु ने कहा, मुझे डर लगता था कि मैं हमेशा अकेले ही जोतता रहूंगा। पारो ने जवाब दिया, मैं लौट तो आई, अब हम साथ काटेंगे, पकाएंगे और बांटेंगे। और उस रात पहली बार धान की खुशबू उनके बीच नहीं, उनके भीतर समा गई। धान की कटाई शुरू हो चुकी थी। हर सुबह रघु और पारो साथ खेत जाते। जैसे दोनों के बीच जो दूरी थी वो हर दरांती की कट के साथ कम हो रही थी। लेकिन एक दोपहर जब पारो अकेले घर पर थी, दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी फिसली। उसने झुककर उठाई। लिफाफा पीला पड़ चुका था। ऊपर लिखा था, पारो व्यक्तिगत, नीचे शहर का पता। पारो ने चिट्ठी खोली। लिखावट वही थी, सौरभ, उसका पुराना परिचित, वो जिससे उसने शहर में कुछ महीने गुजारे थे जब वह रघु को छोड़कर चली गई थी। पारो, अगर अब भी मन में कोई कोना बचा है जो मुझे सुन सकता है तो जानना चाहता हूं, क्या तुम वहां खुश हो? सौरभ। चिट्ठी का अंत सादा था। कोई आग्रह नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ एक प्रश्न जो सीधा उसके दिल में जा उतरा। शाम को रघु लौट कर आया। उसने पारो की आंखों में कुछ अलग देखा। सब ठीक है? उसने पूछा। पारो ने चिट्ठी नहीं दिखाई, बस मुस्कुराकर बोली, आज धूप कुछ ज्यादा तेज थी, थोड़ा थक गई हूं। रघु ने सिर हिलाया और पानी लेने चला गया। पारो ने चिट्ठी को मोड़ा और चूल्हे के पास रखे पुराने डिब्बे में रख दिया, वहीं जहां उसकी पुरानी चूड़ियां और शहर के कुछ फोटो दबे थे। रात को जब रघु सो गया, पारो बाहर निकली। धान की बाली की एक डंडी हाथ में लेकर वो चिट्ठी फिर से पढ़ने लगी। आसमान में चांद छिपा था। हवा में अब भी धान की खुशबू थी, लेकिन चिट्ठी की स्याही में एक और जीवन की महक थी जो अधूरा रह गया था। सुबह पारो ने एक उत्तर लिखा, सादा सा, सौरभ, मैं जहां हूं वहां मुझे वो सब मिला है जो मैं ढूंढती रही, खामोशी, मिट्टी और वो इंसान जिसने इंतजार नहीं छोड़ा। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे लौटना नहीं है क्योंकि मैं लौट चुकी हूं। पारो। उसने चिट्ठी को मोड़ा और गांव के डाकिये को दे दी। वापसी की शाम रघु और पारो फिर खेत में बैठे थे। कभी लगता है, रघु बोला, कि हम जितनी मेहनत खेत में करते हैं उतनी रिश्तों में भी चाहिए होती है। पारो ने उसका हाथ थामा। रिश्ते भी बोए जाते हैं, सहेजे जाते हैं, और फिर जब सही वक्त आता है उनमें भी धान की खुशबू फैलती है। गांव में हलचल थी। कटाई पूरी हो चुकी थी। चारों ओर पकी धान की गंध जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन चुकी थी, जो हवा के साथ बहती हर घर की देहरी तक पहुंचती। फसल का पर्व आ रहा था, नवधान महोत्सव। रघु इस साल गांव की तरफ से मुख्य आयोजक बना था।
उसे देखकर हर कोई मुस्कुराता, सर हिलाता। जो कभी चुपचाप अपने खेतों में खोया रहता था, वही अब लोगों को जोड़ रहा था। पारो ने भी कमर कस ली थी। वो औरतें जो कभी उससे नजरें नहीं मिलाती थीं, अब उसके साथ मिलकर रंगोली बना रही थीं, पकवान पका रही थीं। एक शाम की बात है। पारो ने रघु से पूछा, त्योहार की रात तुम मेरे साथ नाचोगे? रघु हंस पड़ा। मैं? नाच? पारो मुस्कुराई। इस बार पीछे नहीं हट सकते, सब देखेंगे। रघु ने धीरे से सिर झुका दिया। अगर तुम साथ हो तो मैं पूरी दुनिया के सामने भी नाच सकता हूं। महोत्सव की रात। मंडप सज चुका था। धान की बालियां, आम की पत्तियां, मिट्टी के दीप, ढोलकें बजने लगीं और फिर एक के बाद एक लोग नाचने लगे। जब रघु और पारो ने मंच पर कदम रखा, लोगों की तालियां थम गईं। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे बहुत कुछ कहने को था, लेकिन शब्दों की जरूरत नहीं थी। संगीत बजा। रघु ने हाथ बढ़ाया, पारो ने थाम लिया। पहला कदम, फिर दूसरा। धीरे धीरे धड़कनों की तरह चलते हुए दोनों नाचने लगे। हर ताल पर, हर चक्कर में एक अधूरी बात पूरी होती गई। लोगों ने सीटी बजाई, ताली दी। किसी ने पीछे से कहा, धान की खुशबू अब इनके चेहरे पर भी दिखती है। रात गहराती गई। त्योहार खत्म हुआ, लेकिन लोगों के चेहरों पर जो खुशी थी वो बाकी रह गई। रघु और पारो देर तक मंडप के पास बैठे रहे। यही जीवन है ना, पारो बोली। कभी चुप्पी, कभी संगीत। रघु ने धान की बाली उठाई और उसे पारो के बालों में खोंस दिया। और कभी एक सरल प्रेम। सर्दियां धीरे धीरे दस्तक दे रही थीं। खेतों की मिट्टी में अभी भी नमी थी और रघु सुबह सुबह बीजों की छोटी थैलियां लेकर खेत में पहुंच गया। पारो भी उसके साथ थी। कितने बीज लाए हो? पारो ने पूछा। बस उतने जितने जरूरी हैं, रघु मुस्कुराया। अब किसी को खोना नहीं चाहता, न जमीन न साथ। पारो ने मुट्ठी भर बीज उठाए, उन्हें अपनी हथेली पर फैलाया, जैसे किस्मत की रेखाएं पड़ रही हो। इनमें सपने होते हैं, वह बोली। हर बीज में एक उम्मीद और थोड़ा डर भी। रघु ने खेत की पहली क्यारी में हल चलाया। पारो बीज डालती गई। दोनों के हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन उनके मन साफ और स्थिर। पता है, रघु बोला, जब तुम नहीं थी तो मैं बीजों से बात करता था, उन्हें बताता था कितना थक गया हूं। पारो रुकी। उसने हल्के से रघु की हथेली पकड़ ली। अब बीजों से कम बात करना, उसने कहा। अब मैं हूं सुनने के लिए। दोपहर तक काम चलता रहा। जब आखिरी बीज बो दिया गया, रघु ने हल जमीन पर रखा और लंबी सांस ली। खुशबू भी इन्हीं से लौटेगी, है ना? पारो ने पूछा। हां, रघु ने कहा, लेकिन इस बार जब फसल पकने लगेगी, मैं दौड़कर तुम्हें बताऊंगा, जैसे कोई बच्चा मां को खुशखबरी देता है। शाम के रंग उतर रहे थे। दूर मंदिर की घंटियां बजीं। गांव की औरतें नदी की तरफ दीप लेकर जा रही थीं। पारो ने रघु से कहा, चलो एक दीप जलाकर खेत के कोने में रखाते हैं। क्यों? ताकि अगली फसल तक अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी रहे। दोनों ने मिट्टी का दिया जलाया। पारो ने हल्का सा उसे खेत की मेढ़ पर रख दिया। जलता रहा वो दीप, धीरे धीरे हवा के झोंकों से कांपता, लेकिन बुझा नहीं। जैसे उनके रिश्ते की तरह, बीते मौसमों से तपा, लेकिन अब और भी स्थिर। बारिश थम चुकी थी। छत से टपकता पानी अब सूख गया था, लेकिन घर के एक कोने में रखा लोहे का बक्सा अब भी वैसा ही था, धूल से ढका, भारी और चुप। पारो अकेली कमरे की सफाई कर रही थी। रघु खेत गया था। बक्सा खोलते हुए उसे पुरानी चादरें, कुछ सूती कपड़े और एक लिफाफों का ढेर मिला। पीले, हल्के फटे, लेकिन सहेजे हुए। पारो ने एक चिट्ठी उठाई। ऊपर लिखा था, तेरे बिना खेत सूनापन बोते हैं। वह बैठ गई। बक्से के पास ही हवा धीरे धीरे कमरे में बह रही थी। एक एक कर उसने चिट्ठियां पढ़नी शुरू की। किसी में रघु ने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, आज धूप निकली है पर मन बादलों से ढका है।
एक में लिखा था, तेरा नाम लेता हूं फिर मिट्टी उठाता हूं, शायद तुझ तक पहुंच जाए। और एक आखिरी चिट्ठी बिना तारीख की, अगर लौटोगी तो बिना पूछे लौटना, मैं इंतजार नहीं पूछता, बस करता हूं। पारो की आंखें भर आईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चिट्ठियां उससे भेजी क्यों नहीं गईं, या शायद भेजी गई थीं किसी अदृश्य रास्ते से, जहां शब्द हवा बनकर उस तक कभी न कभी पहुंचते रहे। रघु शाम को लौटा। पारो ने चिट्ठियां हाथ में लीं और बोली, कितनी बार लिखा, फिर फाड़ा क्यों नहीं? रघु झेंप गया, धीरे से बोला, शब्द भी खेत की तरह होते हैं, कभी बोते हैं, कभी दबा देते हैं, पर जब तुम लौटी सब उगाया। पारो ने एक चिट्ठी रघु की जेब में रख दी। अब कोई चिट्ठी अधूरी मत छोड़ना, उसने कहा, और अगर लिखो तो मेरे सामने पढ़कर सुनाना। रात में चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं। बाहर अंधेरा था, लेकिन घर के अंदर शब्दों की गर्मी थी। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक थी। धान की बालियां धीरे धीरे झुकने लगी थीं, जैसे खेत खुद बधाई दे रहा हो। रघु ने खेत के कोने में बनी पुरानी झोपड़ी की मरम्मत की थी। मिट्टी की दीवारें, नया छप्पर और एक लकड़ी की चौकी। वहीं आज पहली बार रघु और पारो ने साथ खाना खाने की ठानी। पारो ने घर से गरम रोटियां, आलू की सूखी सब्जी और गुड़ बांध लिया। एक छोटी सी लोटिया में छाछ भी थी। रघु ने हाथ में खटिया उठा ली। दोनों खेत के रास्ते से झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी के सामने धूप की एक हल्की पट्टी पड़ी थी, जिसमें बैठकर दोनों ने चुपचाप कलेवा शुरू किया। याद है, रघु ने कहा, जब तू पहली बार आई थी मैं यहीं बैठा था, अकेले खाता था। पारो मुस्कुराई। और अब? उसने पूछा। अब लगता है भूख भी पूरी होती है जब साथ में कोई कौर उठाता है। एक कौर रघु ने पारो के थाल में रखा। यह उस दिन का है, उसने कहा, जब तू लौटी थी। पारो ने एक कौर रघु के थाल में रखा। यह उस दिन का जब तूने मुझे बिना सवाल अपनाया। छाछ के घूंट के साथ दोनों ने खेत की तरफ देखा। हरियाली के बीच उनका मौन किसी गीत जैसा था, जिसके बोल नहीं थे, लेकिन धुन गूंज रही थी। झोपड़ी की छत से एक पुराना लालटेन लटका था। रघु ने कहा, इस बार जब फांसल पूरी होगी तू यहीं खड़ी होकर देखना, हर बाली तुझसे कुछ कहेगी। क्या? पारो ने पूछा। वो कहेंगी, इंतजार कभी बेकार नहीं जाता। दोपहर ढल रही थी। रोटियां खत्म हो चुकी थीं, पर उनके बीच जो सुकून पनप रहा था वो किसी भी खाने से बड़ा था। झोपड़ी की दीवार पर रघु ने अंगुली से मिट्टी में एक नाम लिखा, पारो। उसके नीचे पारो ने लिखा, रघु, और फिर मुस्कुरा कर मिटा दिया। नाम नहीं, अब काम से रहेंगे साथ। रात के बाद जब भोर खुली तो हवा में कुछ अलग था। कोई ध्वनि नहीं बदली थी। मुर्गा वैसे ही बांग दे रहा था, पेड़ वैसे ही झूम रहे थे, लेकिन हवा में एक गंध घुल आई थी। वो गंध जो भूख से पहले आती है, जो घर की याद दिलाती है। पकते धान की सुगंध। रघु सबसे पहले जागा। झोपड़ी से बाहर निकला और गहरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोया हो और अचानक वो मां उसे फिर से छू ले। धान की खुशबू लौट आई थी। गांव के दूसरे कोनों में भी हलचल थी। पंसारी की औरत ने आंगन में खड़े होकर पूछा, कहीं कुछ जल रहा है क्या? बुजुर्ग पंडित ने अपनी चाय रोककर कहा, नहीं, ये तो धान है, सच्चा धान। छोटे बच्चों ने दौड़ते हुए कहा, अम्मा, आज खेत से अलग सी खुशबू आ रही है। पारो भी झोपड़ी से बाहर आई। उसने खुद को हवा के हवाले कर दिया। उसने वो गंध महसूस की जिसमें उसका अतीत भी था और अब रघु के साथ एक नया भविष्य भी। रघु ने कहा, तू लौट आई तो धान भी लौट आया। गांव का बड़ा किसान खुद चलकर रघु के खेत पर आया। उसने चारों ओर देखा। कहीं कोई खास खाद नहीं, न कोई नया बीज, बस मेहनत थी और प्रेम। कैसे किया? उसने पूछा। रघु ने कहा, कुछ नहीं, हर दिन खेत से बात करता रहा। किसान चुप हो गया। वो जानता था ऐसी फसलें सिर्फ हाथ से नहीं,
दिल से बोई जाती हैं। गांव के लोग खेत की ओर आने लगे, कुछ देखने, कुछ महसूस करने। रघु और पारो दोनों दूर खड़े थे, चुपचाप। पारो ने धीरे से कहा, अब हम अकेले नहीं हैं। रघु ने सिर हिलाया, अब हमारी फसल भी बोलती है। और हवा में सुगंध की पहली लहर फिर बही। सालों का मौन टूटा। एक बार फिर मिट्टी ने प्रेम को पहचाना। गांव की पगडंडियां अब भी वैसी ही थीं, मिट्टी से लिपी हुई, औरतों की आवाजों से गूंजती हुई। पारो सालों बाद जब उन रास्तों से गुजरी तो हर मोड़, हर द्वार पर कोई न कोई उसकी ओर देखता रह गया। अरे पारो! सबसे पहले श्यामा काकी मिली। पारो उनके सामने झुकी, लेकिन श्यामा काकी ने उसे सीधा खड़ा किया। कब आई बहुरिया? अब आई हूं काकी, पूरी तरह से, पारो ने कहा। श्यामा काकी की आंखें थोड़ी नम हुईं, जैसे वो भी यही जवाब बरसों से सुनना चाहती थीं। गांव की औरतें एक एक कर इकट्ठा होने लगीं। किसी ने दूध की बाल्टी थामी हुई थी, किसी के हाथ में सूप, कोई आटे से सनी हथेलियों के साथ आई। पारो को चारों ओर से घेर लिया गया, सवालों, चुप्पियों और मुस्कानों से। कहां चली गई थी? क्या तू खुश है अब? रघु तो चुपचाप सब सहता रहा, हमें कुछ कहता भी नहीं था। पारो सब सुनती रही, एक शांति के साथ। फिर बोली, मैंने भी कुछ नहीं कहा दीदियों, पर अब मैं यहां हूं और हर दिन बोलूंगी, अपने खेत से, अपने घर से, तुम सबसे। श्यामा काकी मुस्कुराई। तू लौट आई, इसका मतलब है कि सब ठीक हो सकता है। बस लौटना भर काफी नहीं, रुकना और जड़ें फैलाना भी जरूरी है। पारो ने पहली बार महसूस किया कि लौटना सिर्फ किसी घर में कदम रखने का नाम नहीं, बल्कि उन रिश्तों को फिर से सींचने का काम है जो कभी सूखने लगे थे। उस दिन पारो ने सबके साथ खाना बांटा। सूप में चावल डालते हुए उसने कहा, यह उसी खेत का धान है जिसे रघु ने अकेले बोया था, और अब हम सब मिलकर इसका स्वाद लेंगे। रात को जब पारो लौटी, उसने रघु से कहा, आज मैं वाकई लौटी हूं। रघु ने सिर झुकाकर कहा, और अब मौसम भी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, वो साथ चलेगा। सुबह की ओस अभी सूखी नहीं थी, मिट्टी भीगी थी, लेकिन भारी नहीं, बल्कि कोमल, जैसे इंतजार में हो किसी के हाथों के स्पर्श का। रघु हल लेकर पहले ही खेत में उतर चुका था, लेकिन आज उसके पीछे एक और जोड़ी कदम चल रही थी। पारो। उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा था, बाल बांध रखे थे और हाथों में खुरपी। रघु ने देखा पर कुछ नहीं कहा। पारो ने भी नहीं पूछा कि मैं साथ चलूं, बस चल पड़ी। हल के पीछे चलते हुए रघु ने जमीन में सीधी रेखा खींची और पारो उसी के साथ चलते हुए घास की कोंपलें काटती रही, धीरे धीरे एक लय में। फिर अचानक पारो ने गुनगुनाना शुरू किया, ओ धरती मैया, ले ले बीज हमारा, नाम तेरा जपे हर कण कण प्यारा। रघु ठिठक गया। वह गीत उसने बचपन में सुना था अपनी मां से, लेकिन अब वो सुर उसकी पत्नी की आवाज में लौटे थे। पारो ने गाना नहीं रोका, वो चलती रही, मिट्टी काटती रही और गीत खेत में फैलता रहा, जैसे कोई पुरानी दुआ फिर से जिंदा हो गई हो। ये गीत तुम्हें कैसे याद है? रघु ने पूछा। तुम्हारी मां गुनगुनाया करती थी, मैंने कभी सीखा नहीं, पर लगता है उसने ही मिट्टी में बीज की तरह बो दिया था। सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ आया। पसीने की बूंदें दोनों के माथे से फिसलती रहीं, लेकिन किसी ने काम नहीं रोका। आज ये खेत केवल अन्न नहीं, बल्कि एक रिश्ता उगा रहा था। दोपहर तक जब दोनों थक कर बैठ गए, तो पारो ने रघु के हाथ में पानी का लोटा दिया और बोली, धान की खुशबू इस बार और गहरी होगी, क्योंकि अब उसमें हम दोनों की चुप्पियां घुली हैं। रघु ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार देखा हो।